तो लास्ट लेक्चर में हमने भाई कर लिया था कि एसी थ्रू रेजिस्टेंस ये कर लिया। अपने को क्या करना होता है, मैं रिकॉल कर लूँ एक बार जल्दी से। हमें करना ये होता है कि हमने ईएमएफ या करंट में से एक चीज़ मान लेनी है। मैंने ईएमएफ एज्यूम कर लिया कि सपोज एसी ईएमएफ जो सर्किट में आपने अप्लाई किया वो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी था। आप करंट भी मान सकते हो, उससे भी आंसर आएगा। लेकिन मैंने क्या किया, मैं हर एक में अब ईएमएफ मान लूंगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट फाइंड आउट कर लूंगा। अगर कोई फेज डिफरेंस आया तो मुझे पता चल जाएगा, और फेज डिफरेंस नहीं आया तो भी एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा कि फेज डिफरेंस आया कि नहीं आया। तो आई आ गया ई बाई आर के बराबर, ई की वैल्यू डाल रहा हूँ ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। ई नॉट बाई आर को आई नॉट बोल सकता हूँ, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ भी साइन ओमेगा टी, यहाँ भी साइन के अंदर ओमेगा टी, दोनों को माइनस करें तो फेज डिफरेंस जीरो। देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड करंट। और उसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास ये ईएमएफ है इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट आपके पास ये आ गया, फेज डिफरेंस जीरो का मतलब जब ईएमएफ जीरो तो करंट भी जीरो, जब ईएमएफ मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम, जब दोबारा ईएमएफ जीरो तो करंट जीरो, ईएमएफ नेगेटिव में गया तो करंट भी नेगेटिव में गया, साथ साथ हाथ में हाथ पकड़ के चलें। ये हुआ मतलब फेज डिफरेंस जीरो का। फेज डिफरेंस जीरो का मतलब है जिधर कोई ईएमएफ जा रहा है उधर कोई करंट भी जा रहा है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और अगर हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करें, फेजर मैंने बताया था वो फिजिकल क्वांटिटी जो कि है तो स्केलर लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओबे करे, उसको फेजर से रिप्रेजेंट करना पड़ता है, वेक्टर तो बोल नहीं सकते। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ओबे करने का मतलब डायरेक्शन भी है उसके पास। तो ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये ईएमएफ रिप्रेजेंट कर दिया बेटा ओमेगा टी टाइम के बाद ओमेगा टी एंगल आ गया। करंट भी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। रोटेटिंग वेक्टर्स हैं, और रोटेटिंग वेक्टर का मतलब है जैसे जैसे जब टी जीरो होगा ना तो दोनों वेक्टर यहाँ पे होंगे, टी बढ़ता जाएगा तो यहाँ पहुँच गया, 90 हो जाएगा तो यहाँ पहुँच जाएगा, दोनों साथ साथ में रोटेट कर रहे हैं। या ऐसा बोलिए, एक पॉजिटिव तो दूसरा भी पॉजिटिव, एक जीरो तो दूसरा भी जीरो, एक मैक्सिमा तो दूसरा भी मैक्सिमम, है ना। एक नेगेटिव में चला गया तो दूसरा भी नेगेटिव में चला गया। ये लास्ट टाइम हम कर चुके हैं, मैं फटाफट से बस रिकॉल करवा रहा हूँ आपको। आगे चलो, ये भी लास्ट टाइम हम कर चुके हैं। एसी थ्रू इंडक्टर, इंडक्टर ये रहा हमारे पास, ये वाला इंडक्टर बेटा, ठीक है। और यहां भी हमने मान लिया कि लेट अस अज्यूम दैट ईएमएफ सप्लाइड इन द सर्किट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। भाई ईएमएफ बेचारा ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। जैसे ही ये करंट भेजेगा सर्किट में तो करंट जीरो टू मैक्सिमम ग्रो करने की कोशिश करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, स्ट्रॉन्ग ईएमएफ इंड्यूस होता है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, और वो अपने साथ करंट कोई लेके दौड़ लिया। बताओ, ये बेचारा हमारा अप्लाई किया ईएमएफ ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, बाहर वाला इतना स्ट्रांग हुआ कि अपने साथ करंट को लेके दौड़ लिया। मतलब जब ईएमएफ जीरो तो करंट नेगेटिव में मैक्सिमम हो जाएगा, कौन लेके चला गया, इंड्यूस ईएमएफ। अब हमने ईएमएफ तो एज्यूम कर लिया हमने बेटा, करंट फाइंड आउट करना सर्किट में क्या होगा। तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, चलो सही है। ईएमएफ इंड्यूस हुआ माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। अगर आपको सर्किट में करंट को मेंटेन करना है तो जितना बैकवर्ड डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हुआ उतना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आपके पास कोई बॉडी सरफेस पे है, फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में, जितनी फ्रिक्शन है उतनी फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर सकें। याद आ रहा है बेटा, ये सब बता चुका हूँ। तू कैसे देख रही है ऐसे ऐसे करके ठाकुर, फिजिक्स क्लास लगाई थी तो देख तो ऐसे रही है, पता नहीं क्या बोले जा रहा, बोले आ रहा ना बेटा, समझ में आ रहा है। ये सब बताया था मैंने कि अगर जितनी बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन है कम से कम उतनी फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे। वैसे ही है, अगर आप चाहते हैं करंट सर्किट में चलता रहे तो जितना बैकवर्ड डायरेक्शन में इंड्यूस ईएमएफ है उतना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में ईएमएफ अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने लिख दिया ई इज इक्वल टू प्लस एल डी ए अपॉन डी टी अप्लाइड। अच्छा जी, तो मुझे क्या था, ईएमएफ तो मैंने एज्यूम कर लिया, करंट फाइंड आउट करना है। करंट यहां से हो तो जाएगा, डी आई आ जाएगा ई बाई एल इंटू डी टी, डी आई आ जाएगा ई बाई एल इंटू डी टी। पर ई तो ई नॉट साइन ओमेगा टी था, ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन एल। अरे भाई डी आई नहीं, मुझे तो आई चाहिए। तो डी आई का आई बनाने में कौन सी बड़ी देर है, इंटीग्रेट तो करना है। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करो और डी आई का इंटीग्रेशन आई बन जाएगा। ई नॉट अपॉन एल कौन सा है, साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा, तो ये बन गया माइनस ई नॉट अपॉन एल ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी के बराबर।
ई नॉट अपॉन एल ओमेगा को बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस एल एक्सएल है ना बेटा, इंटू साइन ओमेगा टी। अच्छा माइनस कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टी लिखा जा सकता है, मैंने लास्ट लेक्चर में प्रूव किया। दोबारा करूं क्या? साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, इसका नेगेटिव साइन कॉमन निकालोगे, फिर बनेगा माइनस साइन ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर निकल आएगा, माइनस साइन ऑफ 90 माइनस ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी। तो माइनस कॉस ओमेगा टी को आप लिखते हो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अगर ईएमएफ ये है बेटा तो करंट आपके पास आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, मतलब करंट इज लैगिंग बिहाइंड बाय 90 डिग्री। एक्सएल को हमने बोला इंडक्टिव रिएक्टेंस 2 पाई एफ एल के बराबर, और ये जो 2 पाई एफ एल आपके पास था, ये जो 2 पाई एफ एल आपके पास था भाई, ये डीसी के लिए जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट टाइम कि अगर किसी डीसी सर्किट में इंडक्टर लगा दिया जाए तो वो बेकार है, भूल जाओ, उसको है ही नहीं है कुछ नहीं सर्किट में। मतलब आपके पास ये डीसी सर्किट है ये, और इसमें इंडक्टर लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, तो इंडक्टर को भूल जाओ। 10 ओम 10 वोल्ट 10 ओम की रेजिस्टेंस थी, ये 10 मिली हेनरी का था मान लो, भूल जाओ, ये काम ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डीसी है भाई, और डीसी वाले केस में फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, फ्रीक्वेंसी जीरो है तो इसकी इंडक्टर की रेजिस्टेंस भी जीरो होती है, तो इसको भूल जाना है, हटा दो, सर्किट से बाहर फेंको, सर्किट से बाहर फेंक सकते हो। चलो हाँ, एसी है तो एसी को फाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा 2 पाई एफ एल। एक्सएल और एफ के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या आएगा? 2 पाई एल, वाई इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स में एम इज नोन एज स्लोप ऑफ द ग्राफ, तो टेन थीटा 2 पाई एल के बराबर आ गया। ठीक, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे उसी इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ रही है। इंडक्टर एक ही है, फ्रीक्वेंसी स्मॉल होगी तो उसकी रेजिस्टेंस कम, एक ही इंडक्टर है, वही इंडक्टर है। एसी की फ्रीक्वेंसी स्मॉल होगी तो रेजिस्टेंस कम, मतलब स्मॉल फ्रीक्वेंसी को आसानी से पास होने दे रहा है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? लो पास फिल्टर भी बोलते हैं। किसको बेटा? इंडक्टर को। ईएमएफ था ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आ गया ईएमएफ का ग्राफ, आई था माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, टी को जीरो डालो, आई इक्वल माइनस आई नॉट, ये जीरो ये माइनस आई नॉट, यहाँ से शुरू हुआ। जब ईएमएफ जीरो तो करंट नेगेटिव में मैक्सिमम, और ईएमएफ बेचारा कौन जीरो? हमारे वाला अप्लाइड ईएमएफ जीरो है। अरे अप्लाइड ईएमएफ जीरो और करंट मैक्सिमम, ये बात कैसे समझी थी हमने? एक ईएमएफ नहीं था, दो ईएमएफ थे, एक वो जो हमने सप्लाई किया, एक वो जो इंड्यूस हो गया था। वो जो इंड्यूस ईएमएफ था वो करंट को साथ में लेके दौड़ लिया था, इसी वजह से हुआ ये सब। क्या हमारा बेचारा ईएमएफ तो जीरो है लेकिन करंट नेगेटिव में मैक्सिमम जा चुका था। ये वेव डायग्राम बेटा, फेजर डायग्राम कैसा होगा? इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आ गया, करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, इससे 90 डिग्री पीछे आप करंट शो कर दोगे। इतना हो गया। ये भी लास्ट टाइम कर लिया था हमने, कैपेसिटर भी कर लिया था लास्ट टाइम। चलो बात कैपेसिटर की कर लेते हैं। एसी थ्रू कैपेसिटर बेटा, एसी थ्रू कैपेसिटर, ये रहा कैपेसिटर और एसी इसमें फीड कर दिया। जब एसी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करना शुरू कर देगा, ये पॉजिटिव प्लेट और ये नेगेटिव प्लेट होना शुरू हो जाएगी, ऐसा। लेकिन आप ये भी जानते हो कि शुरुआत में एक्सी क्या था, आएगा थोड़ी देर में, 1/c ओमेगा। कैपेसिटर की रेजिस्टेंस कितनी होती है, जिसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस वर्ड हमने आर के लिए रिजर्व कर लिया है, रेजिस्टेंस वर्ड हमने आर के लिए रिजर्व कर लिया। इंडक्टर की रेजिस्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं, कैपेसिटर की रेजिस्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं। 1/c ओमेगा, ओमेगा 2 पाई एफ, अगर 1/c ओमेगा 1/2 पाई एफ सी, अगर डीसी होगा तब तो फ्रीक्वेंसी जीरो, और ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा डीसी के लिए। लेकिन एसी है तो फाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। खैर, हुआ आपके पास कुछ ऐसा कि ईएमएफ हमने एज्यूम कर लिया ई नॉट साइन ओमेगा टी, हम सप्लाई करने लगे जीएमएफ, और उस टाइम मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। जैसे ही ईएमएफ ग्रो करने लगा, मैक्सिमम करंट उसी टाइम था, क्योंकि कैपेसिटर के पास कोई चार्ज नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कैपेसिटर के पास चार्ज आना शुरू हुआ, इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर नेगेटिव, और इसने अपने ईएमएफ को अपोज करना शुरू कर दिया। ये पॉजिटिव अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेज रहा था तो इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव आएगा ना बेटा।
जैसे जैसे कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव आना शुरू होगा, ये अपने ही ईएमएफ की ऐसी तैसी फेरना शुरू कर देगा, उसको अपोज करना शुरू कर देगा। लेकिन शुरुआत में ऑपोजिशन नहीं थी तो मैक्सिमम करंट था। खैर ईएमएफ हमने एज्यूम कर लिया ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या निकालना है? करंट। लिख लिया भाई, करंट क्या आएगा? करंट तो नहीं, चार्ज कितना आएगा टी टाइम के बाद? सी इंटू ई, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू बी या सी इंटू ई की वैल्यू डाल दो, सी नॉट साइन ओमेगा टी। पर यार चार्ज थोड़ा चाहिए बेटा, मुझे तो करंट चाहिए। अब करंट निकालने में क्या तकलीफ है? अब डी क्यू अपॉन डी टी तो करना है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी यहाँ लिखना है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, डी क्यू अपॉन डी टी। क्या सी नॉट कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन बोलो, कॉस ओमेगा टू इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। तो आइए आपके पास आएगा I is equal to dq upon dt। सी ई नॉट कॉन्स्टेंट है बेटा, है ना, अंदर बचा डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन मैं लिखूंगा, सी ई नॉट था यार, सी ई नॉट, सी ई नॉट साइन ओमेगा टी का बेटा कॉस ओमेगा टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। क्या बनेगा? ओमेगा बच जाएगा उसका, वो ओमेगा बाहर आ गया और क्या बना? सी ओमेगा इंटू ई नॉट इंटू कॉस ओमेगा टी। और कॉस ओमेगा टी को आपको लिखना पड़ेगा बेटा, हाँ यहाँ देखो मैं थोड़ा स्लो होता हूँ, बोल दिया करो बस। क्यों आ गया बेटा? यहाँ तक आ गया क्या? सुन रहे? सी ई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ तक क्लियर है? फिर उसके बाद हमने तो नहीं, लेकिन ईएमएफ हमारे पास है, हमने करंट निकालना बेटा। करंट क्या होगा? डी क्यू अपॉन डी टी होगा। तो मैं डी क्यू अपॉन डी टी कर दूँ बेटा, क्यों ये रहा, सी कॉन्स्टेंट ई नॉट कॉन्स्टेंट, तो सी ई नॉट बाहर निकाल लिया, अंदर बच गया डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। अब अगर यहाँ भी टी होता और यहाँ भी टी होता तो मेरे पास सिर्फ कॉस टी आता है इसका आंसर, लेकिन यहाँ टी है और यहाँ ओमेगा टी है। अगर ऐसा कुछ हो तो मैं उसको फॉर्मूला आपको लिखवाता हूँ, क्योंकि तुमने +1 में ये सारी चीज़ें मिस की है। एक होता है बेटा ऐसा, अगर फॉर्मूला हो ना, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है मेरे पास, साइन एक्स, तो वो कॉस एक्स सीधा होता है। लेकिन अगर मेरे पास डी बाई डी एक्स ऑफ साइन यू हो ना बेटा, यू इज समथिंग विच डिपेंड अपॉन एक्स, जैसे 2x भी है तो वो भी यू है, 3x है तो वो भी यू है, -x है तो वो भी यू है। तो अगर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन यू कहीं पे हो तो उसका पता क्या आता है बेटा, कॉस यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स। तो ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं किया था, यहाँ भी किया था, लेकिन यहाँ किया था डी एक्स अपॉन डी एक्स, जो कि 1 हो जाएगा, इसे लिखा नहीं था। नीचे डी यू अपॉन डी एक्स 1 नहीं होगा, इसलिए वो लिखना पड़ेगा। तो वही मैंने यहाँ पे किया, डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ यू, यू कितना? डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा कॉन्स्टेंट है बेटा ये वाला, है ना, तो ओमेगा बाहर निकला है, डी टी अपॉन डी टी 1, ओमेगा जो बाहर निकला वो यहाँ लिख दिया, सी ओमेगा ई नॉट कॉस ओमेगा टी। अब समझ में बेटा, ये जो सी ओमेगा है इसके तो नहीं, लेकिन 1/c ओमेगा के अगर हम डायमेंशन निकालें तो वो रेजिस्टेंस क्या आते हैं? 1/c ओमेगा के डायमेंशन और ऐसा यूनिट क्या आते हैं बेटा? ओम आते हैं डायमेंशन, रेजिस्टेंस क्या आते हैं? तो मैंने कैसे लिखा है इसको, ई नॉट डिवाइड बाय 1/c ओमेगा लिख सकता हूँ ना बेटा, सी ओमेगा ऊपर था, 1/c ओमेगा इंटू क्या था बेटा, साइन ऑफ इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बेटा। क्यों? कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं ना बेटा, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। मैंने आपसे कहा था कि मैथमेटिकल टूल के मेरे सिर्फ 5 लेक्चर है, मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं, फिर तुम्हारे को टाइम कहाँ बेटा, तुम तो मतलब एक मोदी हो गया कि तुम हो गए, अथा भी जी देश की रक्षा में जुटे हैं। देखो भाई साहब, अंग्रेजी में दिक्कत है बस सिर्फ, है जी। 5 लेक्चर है बेटा मैथमेटिकल टूल के, वो ज़रूरी है, उसके बिना फिज़िक्स में जगह जगह फंसते हैं। वो
देखो, टाइम निकालो उसके लिए, और जो नहीं आता मुझसे पूछो। तो कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिखा। ये आया था हमारे पास ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। करंट इज लीडिंग बाय पाई बाय 2। 90 डिग्री से करंट लीड करने लगा। यहां मैंने डिफाइन किया किसको, 1/c ओमेगा, क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर की रेजिस्टेंस। 1/c ओमेगा के जब हम ऐसा यूनिट निकालते हैं तो ओम आते हैं, रेजिस्टेंस के ही डायमेंशन बनते हैं। क्या मैं प्रूव करूं? चलो भाई प्रूव कर लेते हैं, कोई फॉर्मूला लिखते हैं जिससे ये प्रूव हो जाए कि 1/c ओमेगा रेजिस्टेंस ही है। लो भाई 1/c ओमेगा, सी वी होता है क्यू बाय सी, तो सी क्या हो जाएगा, क्यू बाय वी। याद है बेटा, वी था क्यू बाय सी, तो सी क्या हो जाएगा, क्यू बाय वी लिखो, 1/q/v इंटू ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, 2π/t, t-1, 2π/t। टाइम ऊपर ले जाऊं, ऐसा करूं, ये आ गया टाइम बेटा, चलेगा। ओमेगा होता है 2π/t, t ऊपर चला गया, और c होता है q बाय v। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, कुछ याद है? पोटेंशियल डिफरेंस, चलो छोड़ो पोटेंशियल डिफरेंस को भी। वी आई आर होता है, तो याद है ना, आई आर इंटू टी डिवाइड बाय क्यू। आई इंटू टी क्या होता है, क्यू बेटा, क्यू आर डिवाइड बाय क्यू। ये तो आर बन गया। ऐसे जैसे आप प्रूव कर सकते हो डायमेंशन भी, कि किसके डायमेंशन बनेंगे। जरूरी नहीं है कि एमएलटी से ही शुरुआत करनी है डायमेंशन के लिए। तो आप रिलेटेड फॉर्मूला लिखते जाइए, जो कुछ करता है करते जाइए, फाइनली जो बच जाएगा उसके और 1/c ओमेगा के डायमेंशन सेम है। तो रेजिस्टेंस और 1/c ओमेगा के डायमेंशन भी सेम है, ऐसा यूनिट भी सेम ही होगा। खैर कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपके पास आ गई 1/c ओमेगा या 1/2 पाई एफ के बराबर। कैपेसिटर की ऑब्स्ट्रक्शन, कैपेसिटर की ऑब्स्ट्रक्शन आपके पास आ गई। 1/c ओमेगा से हमने इसको रिप्रेजेंट किया। कोई दिक्कत होगी तो बताना जी। चलो आगे बच्चों। तो एसी थ्रू जब आपने इंडक्टर किया तो वहां पता चला कि ईएमएफ 90 डिग्री से लीड करता है। यहां पता चला इस कैपेसिटर में कि करंट लीड करता है 90 डिग्री से। दोनों ही जगह अगर करंट और ईएमएफ, अप्लाइड ईएमएफ और करंट साथ नहीं चल पा रहे हैं, तो इसका मतलब कोई और ईएमएफ इस सर्किट में था। इंडक्टर में इंड्यूस ईएमएफ था, कैपेसिटर में इसकी दादागिरी है। जैसे ही फुली चार्ज हो जाए तो बोले मैं तो बैटरा हो गया जी। अब बैटरी तो रही नहीं, बैटरी मेरे सामने है क्या, मैं तो बड़े वाला बैटरा बन गया। और जैसे ही फुली चार्ज होगा वैसे ही ऑपोजिट डायरेक्शन में, बैटरी की तरह उल्टी डायरेक्शन में अपोज करने लगेगा या फिर चार्ज भेजना शुरू कर देगा। हाँ जी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ये थी बेटा, ई नॉट डिवाइड बाय समथिंग 1/c ओमेगा। मैंने अभी प्रूव किया 1/c ओमेगा के यूनिट क्या आते हैं या डायमेंशन क्या आते हैं, रेजिस्टेंस के बराबर। तो 1/c ओमेगा इज रेजिस्टेंस। ई नॉट अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है, आई नॉट। तो आप ई नॉट अपॉन 1/c ओमेगा को आई नॉट लिख चुके हो, ठीक। और ये 1/c ओमेगा को क्या बोल रहे हो आप, XC। X इज 1/c ओमेगा। ओमेगा क्या होता है, 2πf, तो इसको 1/2πfc भी लिख सकते हो। चलो बेटा आगे आगे चलो बच्चों। एसी थ्रू कैपेसिटर बेटा, वही जो अभी हम कर रहे थे उसी की बात हो रही है।
ईएमएफ हमने मान लिया था ई नॉट साइन ओमेगा टी है ना, तो ईएमएफ का ग्राफ तो यहाँ 0 से शुरू होगा, ये ईएमएफ का ग्राफ है। लेकिन करंट आया आई नॉट कॉस ओमेगा टी, जब टी 0 डालेंगे तो कॉस 0 1, करंट मैक्सिमम बेटा यहाँ शुरू होगा। तो ये कॉस ग्राफ है करंट का, और इस तरीके से चलेगा। और 90 डिग्री के फेज डिफरेंस का सीधा सा मतलब होता है कि ईएमएफ 0 करंट मैक्सिमम, जब करंट 0 तो ईएमएफ मैक्सिमम, जब फिर से ईएमएफ 0 तो फिर से करंट मैक्सिमम। 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया। तो हुआ ये क्यों हुआ? इसलिए कि ईएमएफ 0 तो करंट मैक्सिमम, जब ये फुली चार्ज हो जाएगा ना ये वाला, तो यहां ईएमएफ में जो मैक्सिमम हो गया तो उसको अपोज करना शुरू कर देगा, करंट 0 हो गया। कैपेसिटर जब फुली चार्ज हो जाएगा तो इसके पास भी पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट भेजने की कोशिश करता है, जबकि हमारा अप्लाइड ईएमएफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट भेज रहा है। दोनों अपोज करेंगे, ये वाला ईएमएफ मैक्सिमम, तो ओवरऑल करंट 0। फेज डिफरेंस का ही तो मतलब है हमारे ईएमएफ के साथ फेज डिफरेंस, अप्लाइड ईएमएफ के साथ फेज डिफरेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस बेटा एक्सी इक्वल 1/c ओमेगा आ गई थी, हाँ आ गई थी, लेकिन डीसी में एफ कितना हो जाएगा? 0। 1/0 क्या था? इन्फिनिटी। मैंने आपसे कहा था जब हम करंट वाले चैप्टर में थे तब आपसे कहा था कि अगर किसी डीसी सर्किट में, ये रहा डीसी सर्किट बेटा, कैपेसिटर लगा हो, इट ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू डीसी व्हेन फुली चार्ज। तो जब ये फुली चार्ज हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव, तो बेटा इस ब्रांच में से करंट ही फ्लो नहीं करता है। फिर कोई आपसे पूछे कि जी 10 वोल्ट की है, ये 10 ओम की है, ये भी 10 ओम की है, ये 10 माइक्रोफैरड का है, बोले भाई बताओ बैटरी से कितना करंट ड्रॉ हुआ बेटा? 1 एम्पियर। क्यों? करंट ऊपर जा ही नहीं सकता। कैपेसिटर ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस टू डीसी, सो व्हेन द कैपेसिटर इज फुली चार्ज, ऊपर से करंट जा नहीं पाएगा, तो करंट कहां जा रहा है? 10 ओम में से। अरे भाई इसी में जा रहा तो इसी को काउंट करेंगे ना, ऊपर वाली तो बेकार होगी रेजिस्टेंस पे। 10/10 1 एम्पियर, तो आपका इफेक्टिव सर्किट बना था ये 10 ओम, ये 10 वोल्ट, और आपका करंट आ गया था 10/10 दैट इज 1 एम्पियर के बराबर। When capacitor is fully charged, it offer infinite resistance to DC. तो डीसी में क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 होती है, फ्रीक्वेंसी 0 होती है, इसलिए एक्सी इनफाइनाइट आ गया। लेकिन एसी में बेटा, एसी में तो 1/2 पाई एफ सी आ गई, एक्सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, तो एक्सी और एफ के बीच का ग्राफ हाइपरबोला, ऐसा हाइपरबोला। मतलब ये कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी उसकी रेजिस्टेंस के, एक ही कैपेसिटर है हमारे पास, सर्किट में लगाया, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, जब फ्रीक्वेंसी लो है तो उसकी रेजिस्टेंस हाई है, ऑब्स्ट्रक्शन हाई है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस हाई है, ऐसा बोल दो। रेजिस्टेंस वर्ड हम नहीं यूज़ करते क्योंकि हमने आर के लिए रिजर्व किया है, पर कई बार बीच में बोल देता हूँ मैं, रेजिस्टेंस की जगह मुझे ऑब्स्ट्रक्शन या इसके कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलना चाहिए, है ना। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो कैपेसिटर की ऑब्स्ट्रक्शन लो होगी। हाई फ्रीक्वेंसी को आसानी से पास होने देता है, क्या बोलना चाहिए? हाई पास फिल्टर। कैपेसिटर इज ऑल्सो नोन एज हाई पास फिल्टर, कैपेसिटर इज ऑल्सो नोन एज हाई पास फिल्टर, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी को ये आसानी से पास होने देता है। तो ये आ गया आपका वेव वाला ग्राफ वाला जो है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी वाला 90 डिग्री से फेज डिफरेंस में। EMF E नॉट E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट 90 डिग्री आगे लीड कर रहा है, ये आई नॉट आ गया।
एनिमेशन लोगों ने बनाई है भाई, मेहनत की है। तो लोगों ने जिन्होंने मेहनत की है उनको थैंक यू भी बोल दो और समझ भी लो जी। ये रहा कैपेसिटर। कैपेसिटर सर्किट में अब होगा तो कुछ इस तरीके से ये ईएमएफ, ब्लू वाला ईएमएफ, जब ईएमएफ मैक्सिमम तो करंट जीरो, ये मैक्सिमम पे चला गया, जीरो पे चला गया। ईएमएफ और आगे बढ़ा, ईएमएफ कम होने लगा, जब ईएमएफ जीरो होगा तो करंट मैक्सिमम। 90 डिग्री के फेज पे चले, ईएमएफ जीरो तो करंट मैक्सिमम। ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगा, करंट जीरो। और ये रोटेटिंग फेजर शो किए, ब्लू वाला ईएमएफ है, रेड वाला करंट है बेटा। करंट आगे आगे दौड़ा हुआ है, ईएमएफ पीछे पीछे दौड़ा हुआ है। जैसे जैसे टी बढ़ेगा तो ओमेगा टी बढ़ेगा ना। अब जो हमारा डायग्राम था उसमें तो हमने स्टेशनरी शो किए हैं, पर अब ओमेगा टी लिखा है। टाइम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ईएमएफ भी बढ़ेगा, करंट भी बढ़ेगा, और इस तरीके से फेजर ये वेक्टर रोटेट करते फिरेंगे। ये आपने पहले देख लिया। अगर कोई कॉइल होगी तो उसमें क्या करना है कॉइल होगी तो उसमें ये ईएमएफ, इसमें भी वही है, पर इसमें सिर्फ ये है कि वोल्टेज जब जीरो है तो करंट नेगेटिव में मैक्सिमम है। कैपेसिटर में वोल्टेज जब जीरो है तो करंट पॉजिटिव में मैक्सिमम है। और नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर इंड्यूस ईएमएफ की वजह से है। इंडक्टर में इंड्यूस ईएमएफ बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है। जैसे भी करंट बेचारा ग्रो करने लगा, इंड्यूस ईएमएफ उसको अपने साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके दौड़ लिया था, है ना बेटा। एसी थ्रू कैपेसिटर हमने कर लिया बच्चों। एसी थ्रू एलसीआर सर्किट बेटा, एसी थ्रू एलसीआर सर्किट। तो अब आपके पास एक एलसीआर सर्किट, देखो मैंने क्या किया, मैं कुछ ऐसे करने लगा हूँ जी, सब कुछ हटा रहा हूँ जी। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले करंट शो किया बेटा। ये क्या है, करंट। ये क्या है जी, करंट आ गया। रेजिस्टेंस वाले केस में कोई फेज डिफरेंस था क्या? रेजिस्टेंस वाले केस में फेज डिफरेंस क्या था, जीरो। जिस डायरेक्शन में करंट उसी डायरेक्शन में वी आर, यही था ना बेटा। तो भाई यहां मैं वी आर शो करता हूं, देखो ये आ गया वी आर। ये आ गया बेटा वी आर। करंट और वोल्टेज सेम डायरेक्शन में। इंडक्टर में कौन लीड करता है, ईएमएफ लीड करता है। उस ईएमएफ को ई की जगह वीएल से रिप्रेजेंट करूं तो इंडक्टर वाले केस में क्या करता है जी, वीएल लीड करता है। मैं ये वीएल शो कर दिया बेटा, ये आ गया वीएल। देख दो वीएल, हाँ ये वीएल आ गया। और कैपेसिटर में क्या होता है, वोल्टेज लैग करता है, करंट लीड करता है। ये आ गया बेटा वीएल। ये करंट लीड कर रहा है और वीएल 90 डिग्री पीछे, 90 डिग्री पीछे, और वीएल 90 डिग्री आ गया। वेक्टर तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी थी यार, और हम तो एरो रो लगा के बैठे हुए। एरो तो लगा के बैठे ही हैं, साथ में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से सॉल्व भी करने लगे हैं। तो यहां एसी में वोल्टेज भी वेक्टर की तरह बिहेव करता है, करंट भी, और रेजिस्टेंस भी वेक्टर की तरह बिहेव करती है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे करती है बेटा। दो वेक्टर अगर 180 डिग्री पे हो तो क्या करते हैं बेटा, कैसे सॉल्व करते हैं। ये 180 डिग्री पे है, ये वीएल और ये वीसी। 180 डिग्री पे दो वेक्टर हो तो क्या करते हैं, वो मैग्नीट्यूड माइनस करते हैं बेटा।
एक 10 न्यूटन की फोर्स आगे, 5 न्यूटन के पीछे, रिजल्टेंट क्या आएगा 10 - 5, 5 न्यूटन की फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यहां भी VL अपवर्ड डायरेक्शन में, VC डाउनवर्ड, ये VC नीचे, VC बेटा, ये VC डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो क्या होगा VC - VL अपवर्ड डायरेक्शन में बच जाएगा। VL बड़ा शो किया ना बेटा हमने, ये आ गया आपके पास VL - VC। जरूरी नहीं है कि VL बड़ा और VC छोटा हो, VC बड़ा और VL छोटा हो सकता है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, नीचे को आएगा फिर बड़ा माइनस छोटा। फिलहाल हमने VL को बड़ा माना है, तो VL - VC अपवर्ड डायरेक्शन में बच गया। अब इन दोनों को VL और VC को सॉल्व कर लिया, आ गया VL - VC, पर VR तो अभी भी है ना, तो अब हमारे पास दो वोल्टेज बच गए, एक VL - VC और एक VR। कर दो पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन कर दो। ठीक है बेटा, पैरेललोग्राम में ये VL - VC है, तो बेटा ये भी तो VL - VC होगा, और रिजल्टेंट की तरह आएगा, रिजल्टेंट आएगा भाई ये वाला, पैरेललोग्राम से भी और ट्रायंगल लॉ से भी है ना, ये आ गया E, और ये एंगल कितना है, फाई एंगल बना रहा है, ये कितना एंगल बना रहा है बेटा, फाई एंगल बना रहा है। ये करंट था। इंडक्टर 90 डिग्री से लीड करवाता है ना, कैपेसिटर 90 से लैग करवाता है, लेकिन रिजल्टेंट क्या है, फाई एंगल से लीड कर रहा है। क्यों, VL बड़ा और VC छोटा है। अगर VC बड़ा होता तो रिजल्टेंट ई में फाई एंगल से लैग कर रहा होता, नीचे की डायरेक्शन में आता। क्या मेरी बात समझ में आ रही? क्योंकि VL बड़ा हमने शो किया है, तो आपका EMF अब फाई एंगल से लीड कर रहा है। कोई पूछे कि EMF होगा कितना, तो क्या बोलोगे, EMF विल बी इक्वल, बोलो VR² प्लस VL - VC का होल स्क्वायर अंडर रूट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्सीलरेशन, A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, थीटा यहाँ पे कितना 90 डिग्री है ना बेटा। VR और VL - VC के बीच का एंगल आप देख सकते हो, क्लियरली विजिबल है, 90 डिग्री का एंगल है। मैं पैरेललोग्राम लगाऊंगा, VR² प्लस VL - VC का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, प्लस ट्वाइस ऑफ क्या, VR इंटू VL - VC, VR इंटू VL - VC इंटू cos 90, तो बेटा cos 90 तो जीरो ही होना है। तो EMF आ गया, रिजल्टेंट EMF VR² प्लस VL - VC होल स्क्वायर अंडर रूट आ गया बेटा। आर की रेजिस्टेंस को हमने रेजिस्टेंस ही बोला, इंडक्टर की ऑब्स्ट्रक्शन को हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला, कैपेसिटर की ऑब्स्ट्रक्शन को हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोला। लेकिन ये तो पूरा LCR सर्किट है यार, और LCR सर्किट की ऑब्स्ट्रक्शन को हम बोलते हैं इम्पिडेंस। इसको लिखा मैंने I0 इंटू Z, क्या लिखा बेटा, I0 इंटू Z। Z क्या है, Z इज इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। अब देखो इम्पिडेंस हो गया, इम्पिडेंस का मीनिंग अगर डिक्शनरी मीनिंग आप डिक्शनरी में देखोगे ना, तो उसका मतलब ही ऑब्स्ट्रक्शन ही होता है। मतलब हम रेजिस्टेंस के सिनोनिम ढूंढ रहे हैं और उनका नाम से इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि मजबूरी है कि आर को हमने रेजिस्टेंस बोल दिया है, अब औरों के नाम कुछ और रखने पड़ेंगे। है वो भी ऑब्स्ट्रक्शन है, ये भी ऑब्स्ट्रक्शन है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द सर्किट। I0 इंटू Z इक्वल टू I0 इंटू R का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, प्लस I0 इंटू L ओमेगा माइनस I0 इंटू 1/c ओमेगा का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। क्या है ये, इसमें कोई दिक्कत किसी को बेटा? हाँ एक चीज और, I0 की जगह तुम I भी लिख सकते थे, तो यहां भी I भी और यहां भी I भी और यहां भी I भी, वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट या RMS वैल्यू ऑफ करंट। फाइनली उसने कैंसिल ही होना है, फाइनली उसने कैंसिल ही होना है। तो क्या लिखूं अब, I0 इंटू Z इक्वल टू I0 स्क्वायर, यहां से भी आएगा बेटा I0 स्क्वायर R स्क्वायर, यहां से भी आएगा, कॉमन बाहर निकालो, अंदर बच गया R स्क्वायर
प्लस एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा होल स्क्वायर। आई नॉट कैंसिल बेटा, जेड आ गया, इम्पिडेंस ऑफ सर्किट आ गई, आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा होल स्क्वायर अंडर रूट। तो हमने वोल्टेज के ऊपर लगाया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्टेशन, लेकिन फाइनली हमारे पास रेजिस्टेंस का भी कुछ ऐसा फॉर्मूला आया कि ये सुजेस्ट करता है कि रेजिस्टेंस पे भी हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्टेशन लगा सकते हैं। अभी लगा के बताता हूँ थोड़ी देर में। इम्पिडेंस जो है वो जो हमने इम्पिडेंस बोला ना, वो LCR तीनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस नहीं बोलना चाहिए, ऑब्स्ट्रक्शन है, कंबाइंड ऑब्स्ट्रक्शन है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो R से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। चले बेटा, तो रेजिस्टेंस में करंट और VR सेम डायरेक्शन में, इंडक्टर में VL लीड करेगा और कैपेसिटर में I लीड करेगा, VC लैग करेगा 90 डिग्री से। हाँ बेटा, हाँ बेटा, मेरे रूम में चार्जर में 2 सेल लगे हुए हैं बेटा चार्जिंग के लिए ना, फोन को लेना है रहा। चले बच्चों आगे। तो यहाँ आपकी समझ में ये शायद आ गया हो कि रेजिस्टेंसेस क्या। हाँ बेटा, क्या बेटा, ये VR क्या होगा बेटा, I नॉट इंटू आर, आई नॉट इंटू आर का होल स्क्वायर आ गया। VL क्या होगा, I नॉट इंटू एल ओमेगा, रेजिस्टेंस ना। अब इंडक्टर की रिएक्टेंस कितनी थी, इंडक्टिव रिएक्टेंस एल ओमेगा, कैपेसिटर की क्या थी 1/c ओमेगा, I नॉट इंटू 1/c ओमेगा का होल स्क्वायर, सॉरी हाँ ये ठीक है, ऐसा का होल स्क्वायर आ गया। यही है ना बेटा, VL माइनस VC, VL माइनस VC का होल स्क्वायर। I नॉट बाहर आएगा तो I नॉट स्क्वायर बाहर आ गया, इसका भी I नॉट स्क्वायर है, I नॉट स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो उसका अंडर रूट क्या जाएगा, बाहर है I नॉट, वो I नॉट बाहर निकाल लिया, I नॉट कैंसिल हो लिए, Z आ गए, where Z is known as impedance of LCR circuit, where Z is known as impedance of क्या बेटा, LCR circuit। अब तो चलो आगे, इम्पीडेंस बेटा IMPEDENCE, impedance of LCR circuit। चलो आगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मान लो कि भाई LCR सर्किट था हमारे पास, लेकिन अब क्या है, LCR में से एक गायब होगा, सिर्फ कोई एक एलिमेंट रहे। चलो पहले इम्पिडेंस ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे जाते हैं। इम्पिडेंस ट्रायंगल जब आप ड्रॉ करोगे
अगर आप इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करोगे, फिर वही करना है। फिर वही करना है बेटा। ये आ गया सबसे पहले आई। आई की डायरेक्शन में कौन आएगा बच्चों? वी आर। और वी आर की रेजिस्टेंस क्या थी? आर। तो आई की डायरेक्शन में मैंने वी आर की रेजिस्टेंस आर लगा दी। वी आर की जगह उसकी रेजिस्टेंस आर लगा दी। वी एल 90 डिग्री से लीड करेगा बेटा। ये आ गया भाई वी एल। और वी एल की डायरेक्शन में मैंने क्या लगा दिया? एक्सएल। क्या? एल ओमेगा। तीसरा कौन? वीसी। और वीसी की डायरेक्शन में मैंने क्या लगा दिया? एक्सी 1/c ओमेगा। ये दोनों अगर मैं वेक्टर, तीनों वेक्टर मानूं, अगर मैं तीनों के तीनों को वेक्टर मानूं, किसको? रेजिस्टेंस। बताओ, वेक्टर है नहीं, स्केलर क्वांटिटी है। वो स्केलर क्वांटिटी है बेटा, लेकिन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ऑबे कर रहे हैं। मैंने पीछे प्रूव कर दिया। क्या आ रहा था? z इज आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा होल स्क्वायर। तो अगर मैं ऐसी जैसी ट्रायंगल ड्रॉ करूं और इनको वेक्टर मानता हूं, किसको बेटा? इन इम्पिडेंसेस को, इन रिएक्टेंसेस को, इन ऑब्स्ट्रक्शन को, तो 180 डिग्री पे दो वेक्टर तो सिंपल माइनस कर देते हैं बेटा। कर दें? हैं जी? चलो जी, इनको माइनस कर देते हैं हम लोग। ये क्या बनेगा फिर? एल ओमेगा माइनस, क्योंकि एल ओमेगा बड़ा शो किया हमने ना, तो ये आ गया एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा। अब मैं पैरेललोग्राम कंप्लीट करने लगा हूं। ये आ गया और ये आ गया, और पैरेललोग्राम कंप्लीट हुआ बेटा। और पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या देगा? रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट आ गया, और ये क्या देगा? जेड देगा हमें, और ये आ गया एंगल फाई। पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली साइड बराबर होती है, तो ये भी एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा के बराबर। अब चाहे पैरेललोग्राम लगाओ, चाहे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये आर है, वो एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा है। जेड तो निकल आया भाई। क्या आ गया बेटा? जेड बोलो। आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा होल स्क्वायर, और उसका अंडर रूट। ये आर आ गया आपके पास। और आर है क्या? इम्पिडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। यह आ गया बेटा इम्पिडेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। और यहां पे आप एक काम और कर सकते हो कि फाई भी निकाल सकते हो, है ना? तो निकाल लो ना। tan फाई कितना आ गया बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा डिवाइड बाय आर। अभी तक जो भी कुछ आपने किया, वो शायद कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। ये सबका सॉल्यूशन है, ये वाला और वोल्टेज ट्रायंगल सबका सॉल्यूशन है। क्यों? ड्रॉ कर लो पहले, फिर बताता हूं। ये भाई सभी का सॉल्यूशन है। cos फाई निकालोगे तो क्या आएगा? आर अपॉन जेड। cos फाई इज आर अपॉन जेड। ये cos फाई खास इंपॉर्टेंट रखता है। पावर का एक्सप्रेशन थोड़ी देर में ड्राइव करूंगा। पावर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या आएगी? वी आई। इलेक्ट्रिकल सर्किट में वी आई ना बेटा, या ई आई। लेकिन यहां जब पावर निकालेंगे तो आता है ई आई cos फाई। जो cos फाई साथ में चिपका होता है, वहां इसको नाम हम क्या देते हैं फिर? पावर फैक्टर ऑफ एलसीआर सर्किट। cos फाई को आगे जाके क्या बोलेंगे? पहले लिख रहा हूँ इसका नाम। पावर के लिए जब हम एक्सप्रेशन निकालेंगे तो वो आएगा ई आई cos फाई के बराबर।
cos फाई को हम वहाँ बोलते हैं पावर फैक्टर, और cos फाई कितना आ गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज r बाय z के बराबर। अब ये तुम्हारी सारी एसी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है यहाँ। क्यों भाई, ऐसा क्यों? सुनना, लिख लिए सब लोगों ने, यहाँ देखो सब, ये सारी के सारी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है। पीछे जो कुछ किया सब नल एंड वाइड मान लो, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। मान लो तुम्हारे पास बोलता है रेजिस्टेंस ही है जी सर्किट में सिर्फ, तो यार बेटा एल ओमेगा भी हटा दो, 1/c ओमेगा भी हटा दो, आर और आई सेम डायरेक्शन में आ गए। ये ऐसा बोलो कि इसमें एल ओमेगा की जगह 0 डालो, 1/c ओमेगा की जगह भी 0 डालो, z इक्वल टू आर आ गया। और tan फाई कितना आ जाएगा, इसकी जगह 0, इसकी जगह 0, नीच बैठ बाय आर, 0/r, tan फाई 0 आ गया, फाई 0 आ गया। यही तो होता है, अकेली रेजिस्टेंस हो तो फेज डिफरेंस 0 ही तो होता है। मान लो बोलता नहीं जी अकेला इंडक्टर है सर्किट में, तो यार बेटा अकेला इंडक्टर मान लो ना, आर की जगह 0 डाल दो, 1/c ओमेगा की जगह 0 डाल दो, z क्या आ जाएगा, एल ओमेगा, जिसको एक्सेल बोला था वो z बन गया एल ओमेगा के बराबर। और एल ओमेगा अगर है तो एल ओमेगा डिवाइड बाय 0 इन्फिनिटी, 590 आ गया बेटा। मतलब ये ट्रायंगल आपके सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। इंडिविजुअल जो आपने सब जो भी कुछ किया वो भी सब कुछ इसी में से आ रहा है, और अगर कॉम्बिनेशन करोगे वो सब कुछ भी आएगा। वो बोलता है जी हमारे पास जो है ना एल आर सर्किट है, बस ये एल और आर। तो भाई अगर एल आर सर्किट है तो एल ओमेगा को जिंदा रहने दो, आर को रहने दो, 1/c ओमेगा की जगह 0 डाल दो, z क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा होल स्क्वायर अंडर रूट, और tan फाई क्या आ जाएगा, एल ओमेगा अपॉन आर। इसी तरीके से cos फाई आर बाय जेड, जो z यहाँ पर आ गया उसको यहाँ डाल दो, cos फाई आ जाएगा। बोले सी आर है जी, तो सी आर चलने दो ना, 1/c ओमेगा को रहने दो सर्किट में, आर को रहने दो, नेट ईएमएफ नीचे आ जाएगा, फाई डाउनवर्ड डायरेक्शन बन जाएगा। और यहाँ क्या करना है, एल ओमेगा की जगह 0 डालना ना बेटा, आर स्क्वायर प्लस 1/c ओमेगा होल स्क्वायर अंडर रूट, ऐसे ही है। मतलब ये तुम्हारे पास जो ट्रायंगल है सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है। अभी तक जो भी कुछ कर दिया है सब भूल भी जाता है, इस ट्रायंगल को याद रखिए, इस इम्पीडेंस ट्रायंगल को और इस वोल्टेज ट्रायंगल को याद रखिए, सबके सॉल्यूशन यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, चलो आगे। ये आ गया, इफ एल एंड आर आर प्रेजेंट इन द सर्किट, तो बेटा वी एल बच गया और वी आर बच गया, तो ईएमएफ क्या आ गया, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर अंडर रूट। कौन सी बड़ी बात, इम्पीडेंस ट्रायंगल जेड क्या आ गया, आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा होल स्क्वायर अंडर रूट, यही तो आ रहा था वहां पे भी कि 1/c ओमेगा को 0 डाल दो। इफ सी एंड आर प्रेजेंट तो क्या आ जाएगा, वी आर स्क्वायर प्लस वी सी होल स्क्वायर अंडर रूट, ईएमएफ आ गया, और इम्पीडेंस क्या आ गया, आर स्क्वायर प्लस 1/c ओमेगा होल स्क्वायर अंडर रूट, ये जो पीछे बताया था आपको। बोले भाई एल और सी प्रेजेंट है सिर्फ, तो ईएमएफ क्या आ जाएगा, बी एल माइनस वी सी, बस ये है ना बेटा, ऐसे था बी एल और ऐसे था बी सी, तो बी एल माइनस बी सी, अगर बी सी बढ़ा तो बी सी माइनस बी एल, और इम्पिडेंस क्या आएगी, एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा, क्योंकि आर तो है ही नहीं, तो इम्पिडेंस ही आ जाएगी। सुंदर पास चल रहा बेटा, तो ये जो इम्पिडेंस ट्रायंगल आपने की और ये जो वोल्टेज ट्रायंगल आपने की, ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है भाई आर एन, ओ भाई आर एन, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अंग्रेजी भी नहीं चाहिए इसके लिए, तो बिना अंग्रेजी के आया भी सॉल्यूशन निकल आएगा, तेरे लगे मजे। आवाज पता चला भी एडवर्ड में, और कोई प्रॉब्लम नहीं, अंग्रेजी की प्रॉब्लम चली हुई है, हैं? बारह सिंह का भी नाम बेचारा बताओ हिंदी में रख दिया गया।
तो आपकी वोल्टेज ट्रायंगल और इम्पिडेंस ट्रायंगल, बस अभी तक जो किया एसी में, ये इनसे सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो इनसे बाहर है। शेडिंग कर रहे हैं बेटा, शेडिंग। बंदे को देखो, पहले शेडिंग कर लेता है, बाद में बात दुनिया के बारे में बोले। तू मॉर्निंग में क्यों नहीं आता भाई आजकल? नहीं डराना चाहता किसी को भी? अब खीर बेटा, और दोनों जने पैदल चले जाते हैं, सो पैदल आते हो हैं अर्नव के साथ? वो तो एक बार ही है। मना किया मैंने, मैं खेवटे तेरे को अंधेरे में देखेगा तो मर जाएगा डर के। मत आया कर। हैं, पहले लाइट होती थी भी, चलो ठीक है, देख गया भी बंदा आ रहा है सामने से। अब अंधेरे में तो किसी को भी मार सकता है बंदा। मानता ही नहीं है। अरे बस कर यार, सारी ABCD जेड तक लिख देगा क्या? हैं, लिख दिया? हो गया बेटा, चलो आगे। चलो भाई आगे चलते हैं, और आगे हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, देखो बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल, सिर्फ तुम्हारे लिए। A current of 4 ampere flows in a coil. न्यूमेरिकल लिख लो बेटा। A current of 4 ampere flows in a coil when connected to 12 volt DC source. अब कोई यार कॉइल हो और DC सोर्स से कनेक्ट करें तो इंडक्टेंस का तो कोई यूज ही नहीं है उसमें, याद आया? 2πfl। फ्रीक्वेंसी जीरो होगी तो इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो, इंडक्टर का कोई यूज नहीं, सिर्फ रेजिस्टेंस का यूज है DC में। A current of 4 ampere flows in a coil when connected to 12 volt DC source. If the same coil is connected to 12 volt 50 radian per second, ओमेगा दिया, रेडियन पर सेकंड, d3/dt ओमेगा। AC source, a current of 2.4 ampere flow in the circuit. अरे भाई, पर जब हम इसको AC से कनेक्ट करेंगे फिर तो इम्पिडेंस क्या आएगी? R² प्लस L ओमेगा माइनस R² प्लस L ओमेगा होल स्क्वायर अंडर रूट, फिर तो L ओमेगा भी एक्टिवेट हो जाएगा। है ना बेटा? फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। बस यहीं तक करो, अगले वाला क्योंकि पोर्शन पावर का है वो अभी रहने देना, बाद में करेंगे जब पावर कर लेंगे तो। ये वाला पोर्शन अभी रहने देना, तुम पहले वाला पोर्शन करो बस। मैंने हिंट भी आपको दे दिया है। लो भाई, टाइमर लगा रहा हूँ, कोई कर लेता है तो उसको आज के आज में बड़ी ऐसी चॉकलेट मिल सकती है। क्वेश्चन बेटा लिखा हुआ अंग्रेजी में है, पर थोड़ा समझना मुश्किल है, कोशिश कर। तू भी एडमिट में था ना पहले? चिप्स नहीं था? अच्छा, फिर तो हो सकता है तू कर भी ले। मैंने बल्कि आपको न्यूमेरिकल का हिंट भी दे दिया है। तुम्हारा टाइम शुरू कर रहा हूँ जी, अब 2 मिनट का टाइम है। बड़े वाली सिल्क मिल सकती है आप लोगों को, बड़े वाली, तेरी बड़ी। चलो भाई, अभी भी नहीं शुरू किया, न्यूमेरिकल नोट कर लिया?
चलो अब शुरू किया। क्या चाहता है बेटा आखिर तो है? क्या कह रहा है बोल। ये क्या है? वो छोटू एक है? है नकल मार ले फिर तो तेरी सिर्फ तैयार है। बताओ, मदन नकल मारने को तैयार बैठा हुआ, सेम क्वेश्चन है। पर इसको अंग्रेजी नहीं समझ में आ रही है अभी भी नहीं। प्रॉब्लम तो अंग्रेजी की है, बाकी नहीं। हाँ बेटा, तो हमेशा मना ही करती है, हैं? वो आसान सा क्वेश्चन है, दिमाग लगाया करो। दिमाग क्या होता है बोले वो? किधर मिलता है? होता है बेटा, तुम लोग अपने आप से ये बोलोगे ना तो फिर मुश्किल है काम। हाँ जी, किसी ने कर लिया हो? ऑलरेडी 2 मिनट रिलैप्स हो चुके हैं। आर्यन ने तो अपनी पर्ची फिट कर ली थी पर बात बनी नहीं कुछ। एक तो मैंने देख लिया, नहीं देखा तूने चिपका दिया था। दो मिनट तो हो गए। अच्छा, तेरे को चॉकलेट चाहिए भी देता हूँ आया मैं। सिल्क सिल्क से दूसरी बड़ी मिलेगी जिससे डबल मजा आता है। करो ये चिंपू किया बेटा। एल फाइंड आउट करना है, इंडक्टेंस। ना भाई ये नहीं है, मैं खुद ही खा लूंगा चॉकलेट बेटा, तुम यही समझ लो। क्या चॉकलेट लेना चाह रहा है? अच्छा, मेरी जेब पे डाका मारने का इरादा रखता है? लग रहा है कि तू निकाल के रहेगा। चल तो करता रहे बेटा, जो आंसर आता है उससे पहले आता है तो बताइए। सुनो बच्चा, करंट ऑफ 4 एम्पेयर फ्लोज इन अ कॉइल व्हेन कनेक्टेड 12 वोल्ट डीसी सोर्स। तो आर आपके पास डीसी सोर्स में क्या होता है? V अपॉन आई है ना, यही होता ना बेटा डीसी में। V आ गया कितना? 12 वोल्ट। करंट कितना है? 4 एम्पेयर। तो रेजिस्टेंस आ गई 3 ओम। ये डीसी सोर्स जब कनेक्ट किया तब ये बात आई। लेकिन बेटा जब एसी सोर्स कनेक्ट करोगे ना तो Z आता है, और Z क्या होता है? EMF डिवाइडेड बाय करंट, ERMS डिवाइड बाय या EB डिवाइड बाय IB या E नॉट डिवाइड बाय I नॉट, है ना बेटा? ओ भाई, EB डिवाइड बाय IB या E नॉट डिवाइड बाय I नॉट। ये बोलता है क्या? इफ द सेम कॉइल है कनेक्टेड टू 12 वोल्ट 50 रेडियन पर सेकेंड AC। सुनना बच्चा, जब इसने 12 वोल्ट 50 रेडियन पर सेकेंड बोला तो ये कौन सी वैल्यू है? RMS वैल्यू। जब कुछ भी मेंशन नहीं होता, ये बोलता है हमने 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे कनेक्ट कर दिया, उसने और कुछ नहीं बोला, वो AC है। जब कुछ भी मेंशन नहीं होता तो वो RMS वैल्यू होती है। पीक वैल्यू होगी तो लिखेगा पीक वैल्यू ऑफ AC इज दिस मच। मीन वैल्यू होगी तब भी लिखेगा, और कुछ नहीं लिखता तो वो RMS वैल्यू है। तो ये RMS वैल्यू है, EV अपॉन IB वर्चुअल वैल्यू है ना। बोलो भाई, EB कितना? 12 वोल्ट। करंट कितना बोलो? 2.4 एम्पियर जा रहा है। अब बोलो भाई, 12 डिवाइड बाय 2.4 कितना बचा? 5 ओम। पर यार Z तो कितना बेटा? R स्क्वायर प्लस L ओमेगा होल स्क्वायर अंडर रूट, दोनों तरफ स्क्वायर करूं तो 25 आ गया।
और आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, आर कितना बेटा 3 ओम, 3 से 9, 9 प्लस एल ओमेगा होल स्क्वायर इज इक्वल 25। एल ओमेगा होल स्क्वायर आ गया भाई कितना बेटा 16, बोलो भाई, वो बोलो भाई, एल इंटू यही है ना बच्चा, एल इंटू ओमेगा कितना आ गया 4, एल आ गया 4 अपॉन ओमेगा, और ओमेगा आपको दिया है क्या 50 रेडियन पर सेकेंड बेटा, यही है बच्चा, कितना आया इंटू 10⁻⁻² करेंगे 400/50 कितना हो गया 4 इंटू 10⁻²। ठीक है, क्या यूनिट होता है एल का, हेनरी, 4 इंटू 10⁻² हेनरी। हाँ तेरा क्या है, कैलकुलेशन ये थी बेटा। ठीक, तो आपको कैलकुलेशन में भी मास्टर होना है, याद रखिए, है जी। कितना है जी इसका 0.08, हमारा क्या है 4 इंटू 10⁻²। तो क्यों आया ऐसा, अच्छा 4/50 है ना, 4/50। एट इंटू 10⁻² है ना बेटा। आप बताओ इसमें क्या जैसा मुश्किल था, क्योंकि जब डीसी की बात करोगे तो इंडक्टर फेल हो जाएगा, इंडक्टर काम थोड़ा करता डीसी में, तो इंडक्टर का रोल खत्म। तो डीसी में सिर्फ रेजिस्टेंस, अब देखिए क्या हुआ, इंडक्टर कैसे बनता है, वायर से, वायर से ना बेटा, और हमारे पास कोई ऐसी वायर है ही नहीं जिसमें रेजिस्टेंस ना हो, तो इंडक्टर भी बनेगा तो तार से बनेगा, वायर से बनेगा, और वायर में रेजिस्टेंस होगी तो इंडक्टर भी होगा। तो वो प्योर, अगर वो बोले कि जी प्योर इंडक्टर था तो तुम मानेंगे, नहीं तो इंडक्टर ही बोलेगा तो हम क्या बोलेंगे, यार तार से मिलके बना भाई, उसमें रेजिस्टेंस भी है, वो एलआर सर्किट है, तो ये बोलेंगे। समझ गए बेटा बात को। चलो आगे, टिपिकल प्रॉब्लम है इंपॉर्टेंट, जो कि स्कूल में भी पूछी जा सकती है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, जहाँ मर्जी पूछो, बोले हमने तो टॉप ही नीचे से करना है, मतलब ही नहीं। आ गया भाई, आया भाई, चलो आगे। तो आगे अगर चलें तो आगे हमारे पास है रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट बेटा, क्या रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट भाई। रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट, सुनना बेटा, ये एलसीआर सर्किट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा। एलसीआर सर्किट है, और इसमें अगर कोई आपसे बोले कि करंट कितना होगा, तो करंट होगा, आई भी लिखूंगा तो आई भी लिखता हूँ, आई नॉट लिखता हूँ तो यहाँ लिखना पड़ेगा ई नॉट डिवाइड बाय जेड ना बेटा, ई नॉट, जेड कितना होगा बच्चा, वो बोलो भाई, अबे मूर्ख बोलो, आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा -1/c ओमेगा होल स्क्वायर अंडर रूट, अंडा नहीं बेटा अंडर रूट, ये कौन मांग रहे इधर अंडा, तेरे को चाहिए अंडा बेटा। आई नॉट आ गया ई नॉट अपॉन जेड, जरूरी नहीं है कि आपको आई नॉट ही लिखना है, आप आई भी लिखिए, आगे लिखोगे ई वी अपॉन जेड, है ना बेटा। तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, यहाँ किसी ने लिखा आई आर एम एस इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन जेड, बिल्कुल लिखो मजे से। ये करंट होता है रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट,
करंट विल बी मैक्सिमम देन, अच्छा रेजोनेंस एंड एलसीआर सर्किट इज सेड टू occur. A resonance in LCR series circuit is said to occur क्या बेटा? when maximum current flow through the circuit. क्या बचा? maximum current flow through it. मैक्सिमम करंट अगर एलसीआर सर्किट में से फ्लो करने लगे तो हम बोलेंगे रेजोनेंस हो गई. पर बेटा करंट विल बी मैक्सिमम कब होगा बेटा? करंट मैक्सिमम, वो भाई चंपू लोग, करंट विल बी मैक्सिमम कब? व्हेन जेड इज मिनिमम. अबे जेड मिनिमम होगा तभी करंट मैक्सिमम होगा ना बेटा. जेड जब मिनिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा. बोले करंट मैक्सिमम गया भाड़ में. इधर तो बिस्तरे बुस्तरे लगाओ, सो जाते हैं आराम से. वो तुम्हारे स्कूल में नहीं आया एसी उसी? आ भी गया होगा तो बोले पता नहीं. आ भी गया हो तो बोले पता नहीं. कहाँ पहुंचे अभी? इसको ये भी नहीं बताना. उसको बता ले पहले. कहाँ पहुंचे अभी स्कूल में? और पेपर कहाँ तक आया था बेटा? तो बेटा उससे पहले एसी. एसी तेरे पेपर में आया था? आए तो बोले. ये होती बेटा टॉपरों की निशानियां. नीचे से टॉपरों की निशानियां. चिंता नहीं तो ना करनी बेटा, टॉप ही करना होता है. ऊपर से नहीं नाम टॉप पे आया तो नीचे से आ गया. आसानी होनी चाहिए पढ़ने में बस. आराम से दिख जाना चाहिए. ऊपर से दिखे चाहे नीचे से, बीच में खतरनाक होता है बस. तुम लोग भाई इम्पॉसिबल टाइप हो. बोले तो आए नहीं. पेपर में नहीं आया, अगली से पछाड़ा नहीं गया. एसी कौन है तो डीसी कौन है? ढंग से जान पहचाने नहीं बोला कभी तो कैसे पहचानेंगे? ठीक है बेटा. और देखो Z मिनिमम कब होगा? जब आर स्क्वायर माइनस एल ओमेगा माइनस 1/c ओमेगा होल स्क्वायर, वो मिनिमम होगा. बेटा ये मिनिमम कब होगा? आर जीरो नहीं है, एल ओमेगा और 1/c ओमेगा भी जीरो नहीं है, पर जो दो चीजें माइनस हो रही है ना, अगर कहीं बराबर होगी ना तो ये जीरो हो जाएगा और डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा और करंट मैक्सिमम हो जाएगा. Z विल बी मिनिमम और I नॉट विल बी मैक्सिमम. I नॉट विल बी मैक्सिमम कब? When ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर. ओमेगा आर क्या है? रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी. रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेटा, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी. व्हेन ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर, उस टाइम क्या होगा? क्योंकि उस टाइम क्या होगा? एल ओमेगा आर बिकम इक्वल टू 1/c ओमेगा आर. और उससे क्या होगा? ये दोनों कैंसिल. Z क्या बच जाएगा? Z उस टाइम बच जाएगा सिर्फ R के बराबर.
और ओमेगा आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/LC बेटा। ओमेगा आर कितना हो जाएगा, आर सफिक्स में है भाई, कहीं मल्टीप्लाई करके बैठ जाते तुम जैसे लोग, सफिक्स में लगाया बेटा। ओमेगा आर आ गया 1/LC अंडर रूट। जब ये रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी तो एल ओमेगा और 1/C ओमेगा बराबर हो जाएंगे। करंट मैक्सिमम हो जाएगा कितना, E0/R। आई मैक्स, हेंस आई मैक्स विल बी, आई मैक्स कितना हो जाएगा बेटा, आई मैक्स हो जाएगा क्या बेटा, E0/R। तो रेजोनेंस हम तब बोलते हैं जब करंट मैक्सिमम हो जाए, और करंट मैक्सिमम कब होगा, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ये दोनों बराबर कब होंगे, व्हेन ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर होगा, तो मैक्सिमम करंट इतना होगा। तो आर्यन बाबू आप लोगों ने स्कूल में ये चैप्टर कर लिया। अब आप मुझे बताएं कि एलसीआर की कोई एप्लीकेशन बेटा, कि खाम खाई किए जा रहे हैं बस राम नाम लेके, कोई एप्लीकेशन। तुम तारावल वालों ने भी कर लिया, बोल रहा ना, क्या बोलती है, बोलो जी बेटा जी। एक चीज का रटा मारा इसने, वॉटलेस करंट का हर कहीं चिपका दो बोले हो शब्द शब्द जो सीखा है, जो मर्जी को पूछे बोले तू वॉटलेस करंट और कोई, हाय रिफा बोल बेटा, कोई एप्लीकेशन इसकी एलसीआर की, कोई और बोलना चाहे सुनिएगा। आज की डेट में तो सब कुछ डिजिटल होने जा रहा है, और सब कुछ पीएन जंक्शन डायोड के सर्किट से अचीव कर देते हैं हम लोग, डिजिटल सर्किट्स। लेकिन इससे पहले तुम्हारे घर में भी रेडियो एक पड़ा होगा, पुराना रेडियो कोई पड़ा हो, जिसमें आप ट्यूनिंग करते थे स्विच घुमा के। अगर पुराना कोई रेडियो सेट पड़ा हो तो जो स्विच घुमाते हो ना, पीछे से खोलना वो आसान होता है खोलने के लिए। पुराना रेडियो सेट 2-3 नट लगे होते हैं खोलना, जिसको तुम घुमाते हो ना उसके अंदर देखना क्या घूमता है। मेटल की प्लेट्स होती हैं, वो कभी एक दूसरे के अंदर जा रही होती हैं, कभी बाहर, वो कैपेसिटर है। तुम घुमाते हो, ट्यूनिंग करते हो, सी चेंज कर रहे होते हो। क्या चेंज करते हो, सी कैपेसिटी चेंज करते हो। और उसमें एक और स्विच भी दिया होता था, शॉर्ट वेव 1, शॉर्ट वेव 2, मीडियम वेव, ऐसा अलग से स्विच टिक 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 की आवाज़ आती है। वो जब तुम घुमाते हो, क्योंकि शॉर्ट वेव लेंथ पे जाना है, हाई फ्रीक्वेंसी पे जाना है अगर, तो आपको एकदम लार्ज चेंज इन वेव लेंथ चाहिए, तो उस टाइम तुम एल चेंज कर रहे होते हो, इंडक्टर। दो ही चीज़ें हैं, ओमेगा आर इक्वल टू 1/LC अंडर रूट, एल और सी। एल में जो चेंज आएगा वो सीधा सीधा मिली हेनरी में होती है, 10⁻³ में। ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। लार्ज चेंज करना है तो एल को चेंज करोगे। कैपेसिटर्स आहिस्ता आहिस्ता चेंज करना, थोड़ा चेंज लाना है तो कैपेसिटर में चेंज करते हो। किसी भी दुनिया में, बहुत ध्यान सुनना अब मैं जो बोल रहा हूँ, ये तो सर्किट है, ये इसी की एप्लीकेशन बताने लगा हूँ। किसी भी एनर्जी को रिसीव करना है, जैसे अभी मेरे पास ये सेल है, इसमें है, ये मेरे पास है अभी पड़ा हुआ, ये रिसीवर है, वो भी उधर रिसीवर है। हाँ, ये दोनों आपस में बातचीत कर सकते हैं। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, ये साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी से होते हुए उस तक जा रही है, और वो कंप्यूटर में जाकर रिकॉर्ड करवा रहा है मेरी सारी बात। डायरेक्टली कनेक्टेड थोड़ा है हम लोग। पर सिंपल सी बात यह है कि जब दो चीज़ों को एक दूसरे के, कोई भी एनर्जी रिसीव करनी है, फ्रीक्वेंसी रिसीव करनी है, बहुत सिंपल सा फंडा है। मान लो कि वो झूला होता है ना, क्या, रस्सी से बंधा हुआ स्विंग, तो स्विंग की कुछ फ्रीक्वेंसी है, कुछ ऑसिलेशन पर सेकंड हो रही है, और पीछे से फोर्स देने वाला, धक्का मारने वाला भी खड़ा है। अगर तुम्हारे स्विंग की फ्रीक्वेंसी और धक्का देने वाले की फोर्स की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है तो क्या होता है, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी दोनों की मैच कर गई। तुम जैसे ही आगे जाने लगे ना, उसने धक्का आगे दिया, फिर तुम पीछे आए, आगे जाने लगे, फिर धक्का आगे दिया, क्या होता है,
रेजोनेंस बोलते हैं उसको भी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ जब एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए, इसको भी तो रेजोनेंस बोलते थे। और रेजोनेंस में क्या होता है, एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा। पहले कम एम्पलीट्यूड था, फिर एम्पलीट्यूड और बढ़ गया, फिर एम्पलीट्यूड और बढ़ गया, और एम्पलीट्यूड बढ़ता चला जाएगा, एनर्जी उसकी बढ़ती चली जाएगी। यही होता है। तो अगर रेजोनेंस में फोर्स लगाएंगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा। एनर्जी रिसीव करने का एक ही तरीका है दूसरे से, कि आप दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। जो ये लेने वाला है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, जो फोर्स लगाने वाला उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हुई, मतलब बंदा आ रहा है पीछे को, धक्का मार दिया आगे को, वो स्विंग जैसा पीछे रह गया, बंदा का तोड़ दिया तुमने सब कुछ, वो जमीन पे गिरा हो जाके, फिर तो नहीं एम्पलीट्यूड बढ़ा पाओगे ना। तेरे को है कि आइए आप इमेजिन करने लग गया, वो टूट गया फिर तो नहीं कर पाओगे ना। पर दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए ना। एनर्जी रिसीव करने का दुनिया में एक ही तरीका है कि अगर कोई एनर्जी फ्रीक्वेंसी आपके पास आ रही है, अपने आप को पहले उस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करवाओ, तब उस फ्रीक्वेंसी को आप रिसीव कर सकते हो। आप रेडियो सेट में भी तो ये करते हो। यहाँ अगर मैं रेडियो सेट लेके आता हूँ तो इस कमरे में फ्रीक्वेंसी की कमी थोड़ा है। सोनी वेव टीवी चैनल की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है, जितने भी 3-4 चैनल सबकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है। रेडियो सेट FM सारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर है। जो शॉर्ट वेव की फ्रीक्वेंसी है वो भी सारी यहाँ पर है, हर जगह है, कहाँ नहीं है। लेकिन मैंने अपना रेडियो सेट लाया और मैं अपने रेडियो सेट में फ्रीक्वेंसी LCR ऑसिलेशन, LCR सर्किट में ऑसिलेशन सेटअप करने लगा। वहाँ LCR सर्किट है और मैं C को चेंज कर रहा हूँ, कैपेसिटेंस को चेंज कर रहा हूँ। कैपेसिटेंस चेंज करके किसके बराबर ला रहा हूँ? मान लो मुझे FM चैनल सुनना 95 मेगाहर्ट्ज 10⁻6 हर्ट्ज, 1 सेकेंड, इतने जल्दी ऑसिलेशन हो रही है। तो मैं अपने रेडियो सेट में पहले 95 मेगाहर्ट्ज से ऑसिलेशन करवाऊंगा। किसके ऑसिलेशन करवाऊंगा? वहाँ पे LCR सर्किट है, LCR ऑसिलेशन सेटअप करवाऊंगा। उसमें कौन ऑसिलेट करेगा? अबे इलेक्ट्रॉन है बेचारे, उनको करेंगे ऑसिलेट। कहाँ करेंगे? एंटीना में। तो एंटीना में उसी फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट करना शुरू हो जाएंगे। बाहर सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, कोई चैनल ऐसा नहीं जिसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है। लेकिन रेजोनेंस किसके साथ होगी? 95 मेगाहर्ट्ज के बाद। 95 मेगाहर्ट्ज को वो कैच कर लेगा और अपना एम्पलीट्यूड बढ़ाना शुरू करेगा, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा तो अंदर हम क्या करेंगे? डीमॉड्यूलेट करेंगे वेव को। डीमॉड्यूलेट कैसे करते हैं? डीमॉड्यूलेट करने का मतलब होता है जो साउंड वेव आई थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर बैठ के आई हुई है। अब तुम्हारा कोई दोस्त आता है, ठीक, कार में बैठ के आता है, तुम्हारे घर पहुंच जाता है, तो क्या बोलते हो? कार अंदर घुसा दे दीवार फोड़ के। अबे कार तो बाहर रख, तो खुद अंदर आ जा, यही करते हैं ना। वो डीमॉड्यूलेशन है। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऊपर बैठ के साउंड वेव आई है। अब हम क्या करेंगे? रेडियो सेट क्या करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को साइड पे फेंकेगा, साउंड को वहां से उठाएगा, उसको रिप्रोड्यूस करके सुनाएगा। बात समझ रहे हो? लेकिन तभी अगर रेजोनेंस हुई तो अपने रेडियो सेट पे पहले वो फ्रीक्वेंसी हमें ऑसिलेट करवानी पड़ेगी। तेरे को क्या खुशी हो रही बेटा? मन ही मन खुश हो जा रहा है, मन में लड्डू फूटा क्यों फूटा? सिर के सपने दे रहा? क्या मेरी बात समझ रहे हो? आपको कभी भी कोई भी एनर्जी रिसीव करनी है तो और कोई तरीका नहीं है। अपने सर्किट में वही फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेट करवाओ जो बाहर की फ्रीक्वेंसी रिसीव करनी है, वो रिसीव कर लोगे। टीवी में भी यही होता है, जब आप डिजिटल ट्यूनिंग कर रहे होते हो तो यही तो होता है। अपने डिजिटल सर्किट को आप उसी ऑसिलेशन से ऑसिलेट करवाते हो जिसको आपको रिसीव करना, सॉरी, उसको आपने रिसीव कर लिया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को सेपरेट किया और उसमें वीडियो और ऑडियो सिग्नल को रिप्रोड्यूस कर लिया। दुनिया में और कोई तरीका नहीं है एनर्जी रिसीव करने का, एक ही तरीका है। तो आपने ओमेगा आर अपने LCR सर्किट को ऑसिलेट करवाया, रेडियो सेट का वो घुमा के अपनी ओमेगा आर को 1/LC सेट कर लिया ना। ये ओमेगा आर कितना था? 95 मेगाहर्ट्ज। FR एक्चुअली 2πFR ना बेटा। ओमेगा आर क्या होता है? 2πFR लिखूं बेटा? अबे लिखो बे। तो FR कितना आ जाएगा? 1/2π 1/LC √, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। ये आपने 95 मेगाहर्ट्ज कर दी और बाहर वाली 95 मेगाहर्ट्ज के साथ रेजोनेंस हो गई, उसने एनर्जी को रिसीव कर लिया। और एक चीज़ इंटरेस्टिंग बताऊं आप लोगों को, हम लोग अपनी जड़ों को भूल के बैठे हैं। अगर पुराना कोई हम वेदों के रेफरेंस उठाएं तो वहाँ मिलता है सुनने को कि यार लोग 500 साल, हज़ारों साल जिया करते थे, और हज़ारों साल जीने के बाद जब खजल हो जाते हैं, खजल ही होना बंदे ने,
ना गाड़ियाँ थी घूमने के लिए, ना इधर उधर, एक जगह पैदा हुआ वहीं मर रहा है। तो कितना जी लेगा यार आदमी? रोज रोज यही भी देख लेना, बस इसकी शक्ल देख ली, उसकी देख ली, ज़्यादा थोड़ा सा 1 आधा किलोमीटर दूर चले गए। अब इतना इतना करके बंदा कितना जी लेगा जी? तो 500-700 साल जी के बंदा खजल हो जाता है, फिर बथेरा हो लिया यार। फिर अपने आप ही थ्रू योगा वो अपनी जान छोड़ 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 के बोले मैं चला रहा, तुम जियो अब आराम से। ऐसे कुछ रेफरेंस मिलते हैं, और अगर ऐसे कुछ रेफरेंस मिलते हैं तो शायद कुछ था उनके पास जो कि वो रिसीव कर सकते थे। साइंस बोलती है कि एनर्जी को अगर आपको रिसीव करना है तो उस फ्रीक्वेंसी से आपको पहले अपना सर्किट ऑसिलेट करवाना पड़ेगा। योगा ही करते थे वो लोग, ऐसा सुनने में आता है, अपने बैठे हुए ध्यान में बैठे हैं। और अगर आप रेफरेंस पढ़ोगे, हाइजन का नाम आएगा भी आगे। हाइजन ने एनर्जी बोली थी और उसका नाम ईथर रख दिया था, ETHER, कि स्पेस में हमारे पास एक मीडियम है, उसका नाम ईथर रखा गया। हाइजन ने गलतियाँ बहुत की, खैर वो ईथर का लेके बाद में बात करेंगे, खूब गप्पे मारी उसने ईथर को लेके। लेकिन फिर उसके बाद में उसको सपोर्ट भी मिली, आइंस्टाइन की सपोर्ट भी मिली, और बाकी फैराडे वगैरह बाकी साइंटिस्ट की सपोर्ट भी मिली कि हमारे पास कॉस्मिक एनर्जी नाम की एक चीज़ है, जिसको ईथर बोल लो या एनर्जी बोल लो, और वो एनर्जी की एक पर्टिकुलर ऑसिलेशन है। और कॉस्मिक एनर्जी में ह्यूमन अगर बीइंग कोई उस एनर्जी को रिसीव करता है तो उसके पास मतलब ऐसे रेफरेंस हैं कुछ एक, कि वो अगर उस एनर्जी को रिसीव कर पाता है तो अपने जो डेड टिश्यूज़ हैं उनको भी रिजुविनेट कर पाता है। तो अगर उस एनर्जी को रिसीव करना है, वो एनर्जी है, और उस एनर्जी को रिसीव करना है तो अपनी बॉडी को आपको पहले उस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करवाना पड़ेगा। हम तो सर्किट करवाते हैं ना बेटा, LCR सर्किट पर करवा लिया, कुछ और सर्किट टीवी में बना लिया, डिजिटल सर्किट, उसको ऑसिलेट करवा लिया और एनर्जी रिसीव कर ली। वाईफाई रिसीव करते हैं, उसमें भी ऐसा ही है। वाईफाई अगर आपको रिसीव करना है तो वाईफाई की जो फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी आपके कंप्यूटर पे लानी पड़ेगी। दोनों एक ही फ्रीक्वेंसी से रेजोनेट करेंगे तब वो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, तब उस सिग्नल को रिसीव करेगा। एक ही तरीका है बस। तो मानना ये था कि अगर आप अपनी बॉडी को, उन लोगों ने अपनी बॉडी को उस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करवाना सीख लिया था, ध्यान लगा के, और कुछ नहीं, अपने सेल्स को एक पर्टिकुलर लोअर एनर्जी स्टेट पे लाके ऑसिलेट करवाना, और उसके बाद शायद वो एनर्जी उन लोगों ने रिसीव करनी सीख ली थी। कुछ बुक्स वगैरह देखने में आती है, हम लोगों ने छोड़ दिया है सब कुछ, क्योंकि जो साइंस पढ़ता है उसका इस तरफ इंटरेस्ट नहीं होता, और जो आर्ट्स वाला और योगा वाला बंदा है उसको साइंस नहीं आती। दोनों को कोरिलेट करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम कुछ एक चीज़ें देखें, या कोई कुंडलिनी जागरण है हमारे इसमें रेफरेंस है, तो उसमें 7 चक्र का कभी आगे मौका मिले, तुम साइंस स्टूडेंट हो, कभी आगे मौका मिले तो रीड करने की कोशिश करें। और 7 का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। 7 सुर है हमारे पास, सारे गा मा पा धा नि सा। और आपको गिटार बजानी है या सितार बजानी है या हारमोनियम बजाना, तो उन 7 सुरों की नॉलेज जो ज़रूरी है। और जब हम +1 में करते हैं हारमोनिक्स, है ना, तो वो 7 के 7 चक्र साथ में एक्टिवेट होने का मतलब ये होता है कि वो 7 के 7 चक्र साथ में एक्टिवेट होने का मतलब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अचीव होना, क्योंकि F=7 लूप बनना, याद है आपको? सितार या गिटार में 1 लूप बनते तो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन, 2 लूप बने तो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, 7 के 7 बने तो फ्रीक्वेंसी कुछ अलग होगी। उस फ्रीक्वेंसी पे शायद वो एनर्जी रिसीव की जा सकती हो, ऐसा रेफरेंस आता है। इस कुंडली जागरण की बुक्स वगैरह जो आती हैं उसमें भी आता है। लेकिन ये बहुत डेंजरस काम है, क्योंकि अगर किसी को ढंग से ना आए तो ऐसे भी बातें सुनने को मिलती है कि बंदा पागल हो सकता है या कुछ और हो सकता है, जान जा सकती है ना। पर ऐसे कुछ मैंने चीज़ें पढ़ी हैं, पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन साइंस के हिसाब से मुझे लगता है कि वो ऐसा किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि अगर आप उस एनर्जी के अपनी बॉडी को ऑसिलेट करवा सकते हो। इन चक्रा का भी साइंटिफिक वैल्यू बनती है। अगर हम फिज़िक्स की बात करें तो चक्रा जब 7 के 7 बनते हैं, उन 7 लूप जब बनेंगे तो फ्रीक्वेंसी एक अलग फ्रीक्वेंसी बनेगी, 1/2L जो भी है V/, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं। अब सितार गिटार की ऑसिलेशन जब आपने +1 में पढ़ी तो उस टाइम के बाद उसके पीछे साइंस का लॉजिक बिल्कुल 100% बनता है। तो अगर ऐसा कुछ बनता हो तो उस पर फ्रीक्वेंसी रिसीव की जा सकती है, और शायद लोग करते भी हों। बाद वापिस आओ बेटा, इधर आ जाओ, हम अपना ये ख़त्म करें आज, क्योंकि मुझे ख़त्म करना है आज। इधर आइए। आने वाले टाइम में अगर आपको समय मिले, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट को इस तरफ जाना ज़रूरी है,
क्योंकि जो आर्ट्स वाले लोग हैं वो जाते हैं, संस्कृत भी वो लोग पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ा हुआ किसी को साइंस नहीं आती है, और जो योगा करते हैं वो लोग भी यूजुअली साइंस वाले नहीं होते हैं, तो वो इस साइंस के लॉजिक को लपेट ही नहीं पाते इसमें। तो साइंस, अगर तुम्हें किसी को टाइम मिले तो इस तरफ घुसने की कोशिश करना और एक्सप्लोर करने की कोशिश करना, नहीं तो सारी चीज़ें पता चलती हैं कि कभी डिस्कवरी साइंस वाले लगे हुए हैं, अच्छे खासे प्रोग्राम आते हैं इन लोगों के, बाद में पता चलेगा कि चीज़ हमारी थी और उन्होंने अपना ठप्पा लगा के जी यहाँ से होता है, चलो जी हम हीलिंग करते हैं तुम्हारी, आ जाओ इधर आ जाओ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि हम लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन डिस्कवरी साइंस में उसके आर्टिकल रोज आ रहे होते हैं अच्छे बढ़िया तरीके से। आ जाओ बेटा इधर आ जाओ, यहाँ देखें बेटा, अगर करंट आपके पास कितना आ गया, फिर करंट आ गया, ये तो गया ई नॉट अपॉन आर है ना, आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर, ये आ गया ना बेटा। जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसका आई मैक्स ज्यादा। तो अगर आपके पास दो ग्राफ हैं, एक ये और एक ये बेटा, और आपसे कहा जाए बताओ रेजिस्टेंस कौन सी बड़ी है, आई मैक्स क्या था, ई नॉट अपॉन आर, ई नॉट अपॉन आर। आई और ओमेगा के बीच का ग्राफ ऐसा आता है बेटा, ऐसा पहले बढ़ेगा मैक्सिमम, उसके बाद कम होगा। तो जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसका आई मैक्स बढ़ाएगा, है ना, यही होगा ना बेटा। ये ऐसा बोलो जिसकी रेजिस्टेंस बढ़ी उसका आई मैक्स कम, आर टू इज ग्रेटर देन आर वन। पर सोचने वाली बात तो है कि ग्राफ ऐसा क्यों आया, पहले कम करंट कम फिर मैक्सिमम और उसके बाद फिर कम होने लगा। तो सुनना बेटा, Z आपके पास था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, Z आपके पास कितना था, Z था आर स्क्वायर प्लस एल ओमेगा माइनस 1 अपॉन सी ओमेगा होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। एट रेजोनेंस क्या बोला हमने, एट रेजोनेंस एल ओमेगा आर बिकम इक्वल टू 1 अपॉन सी ओमेगा आर, और ये गायब हो जाता है, ऐसे बोला था। तो शुरुआत में क्या था, शुरुआत में बेटा ध्यान सुनिएगा, ये था मान लो 1 अपॉन सी ओमेगा और ये था एल ओमेगा। सी माइक्रोफेरेड में होता है, तो 1/c माइक्रो होगा तो 10⁻⁶ ऊपर जाएगा, 1 अपॉन सी ओमेगा बड़ा होगा। एल मिली हेनरी में होता है, तो मिली में तो ये छोटा होगा, ठीक ऐसा। ये एल ओमेगा, ये 1 अपॉन सी ओमेगा। बहुत ध्यान सुनिएगा, जब आप ओमेगा बढ़ाओगे तो एल ओमेगा बढ़ेगा, लेकिन 1 अपॉन सी ओमेगा कम होगा। ये दो बसों की तरह है, जैसे दो बसें इधर किधर आ रही है, एक इधर आ रही है। शुरुआत में गैप कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जब ओमेगा इक्वल ओमेगा आर होगा तो गैप 0 हो जाएगा। ऐसे आ रहे ना बेटा, ओमेगा बढ़ाया एल ओमेगा बढ़ा, 1 अपॉन सी ओमेगा कम हो गया, एल ओमेगा और बढ़ाया 1 अपॉन सी ओमेगा और कम हो गया, ओमेगा इक्वल ओमेगा आर पे गैप 0 हो गया, ये 0 हो गया तो Z इक्वल आर के बराबर आ गया। तो यहां आ गया ओमेगा इक्वल ओमेगा आर। लेकिन यहां पर अब Z का अगर मैं ओमेगा के साथ ग्राफ देखूं तो Z कम होता गया और ओमेगा इक्वल ओमेगा आर पे, है ना बेटा, Z कितना रह गया, आर के बराबर। लेकिन अब आप हटे नहीं, आपने ओमेगा और बढ़ाया, गैप 0 हो गया था, ओमेगा और बढ़ाओगे तो एल ओमेगा बढ़ेगा, 1 अपॉन सी ओमेगा कम हो जाएगा, डिफरेंस फिर बढ़ना शुरू हो गया। पर यहां तो डिफरेंस का होल स्क्वायर है, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो फर्क ही नहीं पड़ता स्क्वायर को, मतलब Z बढ़ना शुरू हो गया, Z फिर बढ़ना शुरू हो गया। सो Z पहले कम हो रहा था, बाद में Z बढ़ना शुरू हो गया। तो यार यही तो हो रहा है यहाँ पे, करंट पहले इंक्रीज हो रहा था क्योंकि Z कम हो रहा है, फिर करंट मैक्सिमम हो गया, उस पर Z बढ़ना शुरू हो गया तो करंट फिर से कम होना शुरू हो गया। आई और ओमेगा के बीच का ग्राफ ऐसा ही तो आना चाहिए, हाँ बेटा, आई और ओमेगा के बीच का ग्राफ ऐसा ही आना चाहिए जी। क्या मेरी ये बात समझ में आई? पहले Z टाइम ओमेगा के साथ कम होने लगा, व्हेन ओमेगा इक्वल ओमेगा आर, Z की वैल्यू मिनिमम हो गई, लेकिन उसके बाद भी ओमेगा बढ़ाओगे तो गैप फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, एल ओमेगा माइनस 1 अपॉन सी ओमेगा फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा और Z बढ़ना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से करंट ऑब्वियस ही बातें कम होना शुरू हो जाएगा।
आगे चलो बच्चों। ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर पे जेड मिनिमम हो जाता है आर के बराबर, करंट मैक्सिमम हो जाता है ई नॉट अपॉन आर के बराबर। चलो बेटा आगे। ये वही ग्राफ है, z कम होता जाएगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर पे मिनिमम हो जाएगा, फिर बढ़ना शुरू हो जाएगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू मारेगा, फिर कम होना शुरू हो जाएगा। ये आपने ड्रॉ कर लिया, इकट्ठे करना है तो कर लो बेशक, वैसे आप ड्रॉ कर चुके हो। ये वाला ग्राफ भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, ये यहाँ पे आ गए दोनों के दोनों। ये वाले ग्राफ आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, वहाँ आ चुके हैं दोनों। तुम्हारा भरोसा कोई नहीं है, फिर लग जाओ बोले चलो कोई बात नहीं तीसरी बार ड्रॉ कर लेते हैं। आज बेटा तो आप लोगों की नॉलेज के लिए बता दूं कि आज की डेट में एक नया जो शुगर मेला चला वो ये है वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का। बाकी तो वायरलेस हो गया है, इलेक्ट्रिसिटी है जी, है जी। हाँ देखो वायरलेस फ़ोन चार्जिंग तो अभी 4-5 साल में हुआ है, तो ऐसा नहीं था कि किसी ने पहले नहीं बताया था। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने कर लिया है, म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल था, लेकिन वही नेसेसिटी इज़ मदर ऑफ इन्वेंशन। पहले क्या होता था कि एक फ़ोन है घर में, है ना, तो उसको ठीक है चार्ज कर लिया भाई। अब एक बंदे के पास दो फ़ोन लेके घूम रहा है, वो घर के पॉइंट ही कम पड़ने लगते हैं, कोई बाथरूम में ठोक के बैठा हो, कोई किचन में बेडरूम में कम पड़ जाते हैं पॉइंट, सबके पास दो फ़ोन है। तो अब एक बड़ा सा पैड बना दिया गया है, और अगर एक ही कंपनी के फ़ोन है आपके पास तो बड़ा सा पैड ले लो, उस पैड के ऊपर सारे रख दो और वो चार्ज होते जाएंगे। प्रिंसिपल क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। पैड के अंदर क्या कॉइल है बस एक, और उसमें एसी पास हो रहा है। Whenever magnetic flux linked with a coil changes, EMF is induced. मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, आपके फ़ोन के अंदर एक कॉइल लगा दी है बस उन्होंने, कॉइल लगा दी, सेकेंडरी कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, उसमें EMF इंड्यूस हो जाएगा, पर होगा तो वो AC जो इंड्यूस होगा। आगे और लगा दिया क्या है? रेक्टिफायर, AC को DC में कन्वर्ट करने वाला, वो DC में कन्वर्ट कर रहा है, तुम्हारे फ़ोन की बैटरी चार्ज हो जा रही है। देखिए यहाँ देखा, इधर क्या बोला मैंने? AC को DC में कौन कन्वर्ट करता है? इसको बोला कि इसको बोला कन्वर्ट करने को? दोनों में से बोला मैंने किसी एक को, इसको बोला ना, तेरी ऐसे है बाहर लगी देखना वहाँ पे है, बड़ी फिलोसफर है। तो जब यहाँ पे क्लास में बैठी तो क्लास में नहीं बैठा जाता। ठीक है बेटा, तो प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो ऐसे थोड़ा कि फैराडे के लॉ आ जाए, वो यार सैकड़ों साल पहले के आगे में, पर उस टाइम नेसेसिटी नहीं थी इन चीज़ों की। आज नेसेसिटी है तो चीज़ लोगों ने बना भी ली। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस और क्यू फैक्टर, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस और क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। बेटा देख क्या खुश हो रही है, बोले आज तो चैप्टर ख़त्म हो ही जाएगा चैप्टर ख़त्म होने के बाद इसने नाचने लगना, देखना है ना बेटा। हाँ नाटी पूरी आज चैप्टर ख़त्म नहीं हो पाएगा जी, थोड़ा सा बच जाएगा नेक्स्ट टाइम के लिए, है जी। हाँ PDF भेजेंगे तेरे को, और बोल, और वर्क फाइल चाहिए और नोट फाइल चाहिए, तो बोल क्या क्या चाहिए तेरे को। अच्छा भाई ऐसा था कि
कुछ ये जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ड्रॉपर में अभी तक क्योंकि हम लोग सिप में बच्चे रखा नहीं करते थे, है ना, इस साल से हमने शुरू किया है। लेकिन जो हम रखते थे ना, दो चार रखते थे, उनका हमें पता था कि हाँ ये बच्चे ज़्यादा नहीं रखते, मेरा 2-3 बच्चे होते थे, उनको फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना ही होता था हमने। फिर तो वो फोकस भी थे, तो उनको हम फिर क्या करते थे, ड्रॉपर के साथ बिठा दिया करते थे। कब +2 भी चलता था और साथ में ड्रॉपर के साथ +1 शुरू होता था। लेकिन ये सबके बस की गेम नहीं होती है ना। कुछ एक बच्चों ने बीच में लगा उन लोगों को कि 2-3 बच्चों को बिठाया, बाकी लोगों ने बीच में लगा क्या हम काहे को आ रहे हैं जी, हम तो हमारी तो इम्पोर्टेंस ही ख़त्म हो गई है। तो कुछ ऐसा सुनने में मुझे आया कि मतलब हमारी कोई वैल्यू नहीं है। भाई वैल्यू तो अभी बनानी है सबको ही, है ना, तो वैल्यू नहीं, लेकिन हमें तो ये भी देखना ना बेटा कि +2 भी पास हो पाएगा कि नहीं। हमने तुम्हें ड्रॉपर में डाल दिया किसी को उठा के, और तुम वहाँ सपने ले रहे हो किसके कि जी नीट में निकलेंगे और जेई में निकलेंगे, वहाँ +2 में फेल हो गए। तो वैसा भी नहीं ना होना चाहिए। और हमें इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, कुछ चीज़ें हमारे ऊपर भी छोड़ दिया करो क्योंकि पिछला सारा रिकॉर्ड हम तुम्हारा देख रहे थे, और उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कि कौन मैनेज कर पाएगा। मैनेज करना भी तो ज़रूरी है ना। जो 2-3 भेजे थे उनको भी बोल दिया था कि तुम अगर मैनेज नहीं कर पाए, पिछला यहाँ का अगर तुम्हारा अगला टेस्ट का रिकॉर्ड बिगड़ा तो तुम वापस यहीं आ जाओगे। क्योंकि +1 तो शुरू कर सकते हैं, लेकिन +2 उसकी वजह से बिगड़ना नहीं चाहिए। बोर्ड के एग्ज़ाम है तुम्हारे, और बोर्ड के एग्ज़ाम थोड़े से भी बिगड़े तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए सबको बस का नहीं होता है, आप भी जानते हो। एक नहीं चल रहा है तो 2 कैसे चलाओगे। अगर ये अच्छे से चले फिर तो हम बोलें कि हाँ सारे आ जाओ भाई, हमें कोई एतराज़ नहीं है लेकिन डालो वहाँ पे दिया, यहाँ पे उड़ गए, तो वो तो मुश्किल काम हो जाएगा ना बेटा। तो इसलिए अगर कोई उसमें ड्रॉपर में जाना चाहता है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एक छोटा सा टेस्ट हम रखेंगे, नाम लिखवा देना जो जाना चाहता हो। उस टेस्ट पिछला भी छोड़ देंगे, चलो हम क्या हुआ था, उस टेस्ट के अकॉर्डिंग फिर जो हमें लगेगा कि हाँ वो दोनों को निभा पाएगा, +1 को भी +2 को भी, सिर्फ उसी के साथ रिस्क ले सकते हैं ना बेटा। तुम्हारी लाइफ इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा करियर इंपॉर्टेंट है, +2 इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे +2 के एग्ज़ाम के साथ कैसे रिस्क ले सकते हैं हम लोग। क्या हम बोलें चलो कोई बात नहीं, उस रिस्क ले लेते हैं और तुम +1 की तैयारी करो बस, जिसका टेस्ट भी नहीं होना। हाँ वो ज़रूरी है +1, आप जानते हो, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है कि तुम +2 में फेल हो जाओ। समझ गए मेरी बात को। तो इसलिए अगर कोई इंटरेस्टेड होगा उसमें ड्रॉपर में बैच के साथ बैठने के लिए, +1 करने के लिए, तो छोटा सा एक टेस्ट रखेंगे हम लोग। मेरा तो वही है पुराने वाले टेस्ट का सिलेबस, जो मेगा टेस्ट है, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी। केमिस्ट्री वाले सर ने बता दिया होगा आप लोगों को है ना। तो जो इंटरेस्टेड होंगे आप लोगों में से, जो इंटरेस्टेड सोच लेना आराम से, उन लोगों ने टेस्ट देना, बाकियों को देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। बाकियों को ऐसा नहीं कि बाकियों को नहीं, बाकियों को भी मैं जैसे बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास समय हो, लेकिन तुमने रिस्पांस किसी ने नहीं दिया, एक बंदे ने भी रिस्पांस नहीं किया। मैंने बोला मैथमेटिकल टूल के 5 लेक्चर हैं, वो आपके लिए ज़रूरी हैं, +1 के लिए भी +2 के लिए भी। कोई रिस्पांस नहीं आया कि हमने देखा कि हमें उसमें कोई प्रॉब्लम आई। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम घोट के नहीं ना पिला सकते बेटा तुम्हारे को, कि गिलास में घोटा मारा और पिला दिया, ले बेटा तू निकल गया, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जा। मेहनत तो तुम्हें करनी है। उसमें प्रॉब्लम आनी थी, वो आप लोगों ने पूछनी थी, किसी ने नहीं पूछी, एक बच्चे ने नहीं पूछी। तो होता है कि एक जील होनी चाहिए अंदर से, कुछ करने की जील होनी चाहिए, तब टीचर भी कुछ कर सकता है, तभी पेरेंट्स भी कुछ कर सकते हैं, और लोग जो करने वाले वो भी कुछ कर सकते हैं। तुम्हारे मतलब हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता, बहुत कुछ चीज़ें तुम्हारे हाथ में भी होती हैं जो कि तुम्हें ही करनी पड़ती हैं, और तुम नहीं करोगे तो वो एग्जीक्यूट नहीं होने वाली। यहाँ देखें बेटा, क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर। क्या आपने कोई पुराना ट्रांजिस्टर देखा है? देख गाली देने के मूड में देख रही है मेरे को इस टाइम में, मैंने मोटी मोटी गाली निकाल रही क्या आपने कोई ऐसा ट्रांजिस्टर देखा है घर में पुराना कोई पड़ा हो, जिसको जब आप ट्यूनिंग करने लगते हो ना, तो थोड़ा सा आगे ट्यून किया, एक नया स्टेशन लग गया, उससे आगे गया एक नया स्टेशन लग गया। और ऐसा भी होगा कोई पुराना छकड़ा ट्रांजिस्टर पड़ा हुआ जिसको कि पूरा डायल घूम जाएगा, कुछ लगता नहीं है। अरे है तो दोनों रेडियो सेट ही है ना यार। जिसमें चैनल आपके ठीक आ रहे हैं उसका क्यू फैक्टर हाई है, उसका क्या बेटा, उसका क्यू फैक्टर हाई है, क्वालिटी फैक्टर हाई है। और जिसमें चैनल लग ही नहीं रहा है, गिन के 1-2 चैनल लग रहे हैं, उसका क्यू फैक्टर लो है। मैन्युफैक्चरर को चाहिए था कि उसका क्यू फैक्टर हाई रखता। अब एक क्यू फैक्टर क्या भला है, फिजिकली समझने की कोशिश करना।
बुक्स में तो सिर्फ दिया होता है क्यू फैक्टर और हो गया। फिजिकली समझने की कोशिश करें। एक तो मैथमेटिकल डेफिनेशन के आगे क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एल और सी एट रेजोनेंस। अरे भाई बात सही सही तो है, वी एल और वी सी बराबर भी तो हो जाएंगे कब? रेजोनेंस पे। रेजोनेंस पे एल ओमेगा इक्वल टू 1/c ओमेगा। तो जो वोल्टेज इंडक्टर के अक्रॉस होगी वही कैपेसिटर के अक्रॉस होगी। तो वही तो बोल रहा है, वी एल और वी सी एट रेजोनेंस टू द वेलोसिटी पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस एट रेजोनेंस वी आर। वी एल लिख लो या वी सी लिख लो, वी एल लिखूं तो क्या लिखूंगा? आई नॉट इंटू एल ओमेगा आर, और वी आर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? आई नॉट इंटू आर, आई नॉट कैंसिल हो गया, एल बाय आर ओमेगा आर। ओमेगा आर अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, क्या था? 1/LC अंडर रूट। याद नहीं रखते तो पता नहीं क्या क्या दिक्कत है तुम्हारी। थोड़ी देर पहले तो निकाला मैंने 1/LC अंडर रूट। एल को अंदर ले जाओ, एल स्क्वायर हो जाएगा, एल स्क्वायर और एल कैंसिल, 1/r एल 1/L/c। ये आपका आ गया क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर। 1/r अंडर रूट L/c क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर। इससे पिछले वाले पेज में मैंने निकाला ओमेगा आर होता है 1/LC अंडर रूट के बराबर। तो L/r ओमेगा आर 1/LC अंडर रूट। एल को अंडर रूट के अंदर ले जाओगे तो क्या बनेगा? एल स्क्वायर ना बेटा, एक एल कैंसिल हुआ, L/c बचेगा, 1/r रूट L/c। ये क्यू फैक्टर अगर लो होगा तो आपका ट्रांजिस्टर बना बनाया सत्यानाश। लोकल मैन्युफैक्चरर जिसको नॉलेज नहीं है क्यू फैक्टर क्या है, वो जब बनाएगा उसके पास इंडक्टर चाहिए था मान लो कुछ x मिली हेनरी का, उसके पास x + 5 मिली हेनरी का था, बोले ठोक दो रेडियो तो बनाना है, उसने वो लगा दिया। और कैपेसिटर उसका जो x माइक्रोफैरड का था वो x + 50 माइक्रोफैरड का था, एक्स्ट्रा था, और जो x वाला अवेलेबल नहीं था वही ठोक दिया, बोले कोई बात नहीं कैपेसिटर तो चाहिए होता हो जाएगा। आपने उसका क्यू फैक्टर बिगाड़ दिया। और क्यू फैक्टर बिगड़ने से जब आप ट्यूनिंग करोगे तो चैनल आपके मिल नहीं पाएंगे। आप ट्यून करते करते आगे बढ़ जाओगे, चैनल कोई ट्यून नहीं हो पाएगा। क्यू फैक्टर का हाई होना ज़रूरी है। ये तो आ गया इसका मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस। तो ये आ गया बेटा मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस, है ना जी। फिजिकल सिग्निफिकेंस भी देख लो, जिसको समझने में तुम्हें अच्छा भी लगेगा, मजा भी आएगा। और भाई अतीश मलिक बाबू क्या हाल चाल है? आज आगे जा नहीं पाएंगे बेटा, उतना ही जितना तुमने किया था उतना ही हो पाएगा, पर रिवाइज हो जाएगा। अच्छा किया ज्वाइन कर लिया, है ना। देखो हमारे पास ऐसे ऐसे पहलवान भी है, सुबह भी क्लास लगाई, शाम को फिर लगा रहा है, रात को कहीं लगा दूंगा तो रात को भी आ जाना। नहीं समझता है, आंसर करता है, तेरी तरह डफर थोड़ा। और समझाऊं बेटा? इतना हो गया, पहली लाइन लिख ली है ना। दूसरा, क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर इज ऑल्सो डिफाइंड एज रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ ओमेगा डिवाइडेड बैंडविड्थ। अबे बैंडविड्थ क्या भला है ये समझ लो, उसके बाद आगे जाएंगे बेटा। ये ऊपर लिख चुके हो, इसको मत लिखना, बार बार एक ही चीज़ लिखने का कोई फायदा नहीं। बस ये मुझे आपको बैंडविड्थ समझानी है क्या होगी। आप अच्छे से जानते हो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया था कि आई और ओमेगा के बीच का ग्राफ कैसा बेटा? ऐसा, यही था ना। तो फिर पावर और ओमेगा के बीच का कैसा होता है? पावर क्या होती है? आई स्क्वायर आर या ई आई वी आई, है ना। तो पावर और ओमेगा के बीच का ग्राफ भी ऐसा ही होगा। अरे भाई जैसा आई का ग्राफ होगा थोड़ा बड़ा हो जाएगा और क्या, है ना, वैसे ही वेरिएशन आएगी ना।
जब करंट मैक्सिमम तो पावर मैक्सिमम, करंट मिनिमम तो पावर मिनिमम। तो आपका पावर और ओमेगा का ग्राफ ऐसा आएगा। इसमें कोई शक बेटा किसी को? जैसा आई का ग्राफ था। सुनिएगा, कभी आप लोगों ने, क्योंकि आजकल तो रेडियोस का सुनते कम है, पुराना रेडियो सेट हो आपके घर में और कभी आपने ट्यूनिंग की हो स्टेशन की? हाथ खड़ा करो किसने किया है? तुमने रेडियो को ही हाथ नहीं लगाया आज तक? कैसी ठाकुर है तुझे? रेडियो को कभी ट्यून नहीं किया? तो बड़ी इंटेलिजेंट है बेटा। कोई रेडियो सेट किया है ना? चलो, जिन लोगों ने नहीं किया वो किसी और के घर में ट्राई करें। पड़ोसियों के घर में जाके आए, बोले जी कोई पुराना रेडियो सेट है तो हमें एक्सपीरियंस करना है थोड़ा सा, तो वो करने दिया जाए, हमें आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सारे पड़ोसियों को घूमना बेटा आज, ठीक है जी? ठाकुर छोड़ना नहीं किसी को नहीं। कहाँ रहती तो बोला चौकी में है ना, सारे चौकी छान महाराज जाके, ठीक है? चलो छोड़ो। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से आ रहा है। हाँ जी, आवाज यहाँ से आ रही है। सुनना, जब आप ट्यून करने लगते हो किसी चैनल को, जिन लोगों ने ट्यून किया वो अच्छे से जानते हैं। पुरानी गाड़ी हो आपके पास, उसमें ट्यूनिंग के लिए होता है। नई में तो, नई गाड़ी में तो पता अपने आप करना पड़ता ना, एक बटन दबाया डिजिटली वो अपने आप ट्यून होने लगता है, अपने आप सर्च करता है। पुरानी गाड़ी अगर के आपके पास है, उसमें रेडियो हुआ करता था, वो ट्यून करना पड़ता था। जब आप ट्यून करते हो तो थोड़ी देर पहले वो स्टेशन आना शुरू हो जाता है, थोड़ी थोड़ी आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। कब वो आवाज़ आती है? ये बेटा मैक्सिमम पावर पॉइंट, ये है पावर मैक्सिमम यहाँ पे होगी। मैक्सिमम पावर या मैक्सिमम करंट जब फ्लो करेगा तब 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 आपका मैक्सिमम साउंड आएगी। ये ओमेगा इक्वल ओमेगा आर वाला वो पॉइंट है जब मैक्सिमम साउंड, क्लियर बिल्कुल साउंड आएगी। लेकिन हाफ मैक्सिमम पावर पॉइंट ये है, आधी मैक्सिमम पावर की आधी पावर। हाफ मैक्सिमम पावर पॉइंट पे ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी पे उसकी आवाज आनी शुरू हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी सही, क्लियर नहीं होती पर आनी शुरू हो गई। और जैसे जैसे आपने ओमेगा बढ़ाया उसकी पावर बढ़ती जाएगी, ओमेगा इक्वल ओमेगा आर पे बिल्कुल क्लियर साउंड आनी शुरू हो गई। और आपने थोड़ा ट्यून किया, अभी भी आवाज आ जा रही लेकिन क्लियर नहीं है, अभी भी आ जा रही लेकिन क्लियर नहीं है। अगले हाफ मैक्सिमम पावर पॉइंट तक उसकी आवाज आती रहेगी। तो उसकी आवाज यहां से आनी शुरू हो गई थी और यहां तक आ जा रही है, मतलब ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बैंडविड्थ को खा गया, वो इतनी फ्रीक्वेंसी को खा गया अकेला चैनल। यहां से आनी उसकी आवाज शुरू हुई और यहां तक उसकी ये की आवाज आ रही है। मतलब इन दोनों ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 के बीच में अगर हमने किसी और चैनल की फ्रीक्वेंसी दे दी तो वो चैनल रगड़ा गया। और एफएम में तो ऐसा नहीं होता। एफएम में प्रॉपर रेगुलेशन के थ्रू ये डिसाइड किया गया कि यार इतने कि भाई ओमेगा 1 से ओमेगा 2 के बीच में बैंडविड्थ इसको चाहिए, इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी किसी और को दो। लेकिन जो एएम बैंड है, कभी अगर मौका मिले एएम बैंड पे ट्यून करने की कोशिश करना। एक चैनल में 5 लोग बोल रहे होते हैं, किसी का कुछ समझ में नहीं था। एक गाना गा रहा है और दूसरा न्यूज़ रीड कर रहा है, तीसरे वाले में एनिमल शो चलाओ, कुत्ते भौंक रहे, वो सब कुछ साथ साथ में चला होता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इतनी पास पास है कि यहाँ पर है, कि यहाँ पर है, कि यहाँ पर है, कि यहाँ पर है, लेकिन सभी के हाफ मैक्सिमम पावर पॉइंट के बीच में आ चुकी हैं। वो जितने हाफ मैक्सिमम पावर पॉइंट के बीच में रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएंगे वो सब के सब सुनाई देनी शुरू हो जाएंगे। पुराने चैनल का ये हाल था। लेकिन अब एफएम जब आया तो एफएम खैर एफएम होता भी रेंज में ही है, सीधा डायरेक्ट रेंज में सिग्नल ट्रांसमिट हो पाते हैं। बीच में कहीं पहाड़ी पूड़ी आ गई तो दिक्कत हो जाती है। एफएम का ये पंगा है। लेकिन एएम का ये पंगा नहीं था। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बैंड में हम लोग स्काई की हेल्प लेते थे। यहाँ से ऊपर आसमान की तरफ सिग्नल भेजेंगे, आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगे, वो चारों तरफ फैला दी जाते थे। लेकिन पंगा उसमें था कि रेगुलेट नहीं किया गया फ्रीक्वेंसीज़ को, कि जो अलॉट की गई थी फ्रीक्वेंसी वो नज़दीक अलॉट कर दी गई और उसकी वजह से हाफ मैक्सिमम पावर पॉइंट। तो बैंडविड्थ किसको बोला हमने? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज बैंडविड्थ।
ओमेगा आर डिवाइड बाई ओमेगा 2 माइनस है, ये भी क्वालिटी फैक्टर होता है। जितना क्वालिटी फैक्टर लो होगा ना बेटा, सॉरी बैंडविड्थ लो होगी ना, उतना क्यू फैक्टर हाई होगा। मतलब अगर हमारे पास ऐसा ग्राफ चलता है ऐसा और ऐसा, तो उसका ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 कम है, तो उसका क्यू फैक्टर हाई होगा, क्योंकि वो कम फ्रीक्वेंसीज को बीच में से खा रहा है, इसलिए उसका क्वालिटी फैक्टर हाई है। वो जल्दी ट्यून भी हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी के साथ इंटरफेयर भी नहीं करेगा। तो ये आ गया आपका क्यू फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर ऑफ LCR सर्किट। बंद करने के चक्कर में सब कुछ ही चलो आज हम इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हमने करवाना है अब क्या, रेजोनेंस इन पैरेलल LCR सर्किट और पावर, 2 ही आर्टिकल रह गए बस, तो वो डिटेल में कर लेंगे हम लोग। वो असाइनमेंट लेके जाना भी नीचे से, नीचे फ़ोन करता हूँ। और सारी बुकलेट में से क्वेश्चन कर रहे हो, असाइनमेंट लेके जाए, मैं फ़ोन करता हूँ। चलो ठीक है भाई, ऑनलाइन वालों बस करो